नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। और आज हम शुरू कर रहे हैं मेरी फिल्मी आत्मकथा, जो कि बलराज साहनी की फिल्मी आत्मकथा है। पहला दौर। फिल्मों में एक चीज को फ्लैशबैक कहते हैं, अर्थात वर्तमान से भूतकाल में छलांग लगा जाना। फ्लैशबैक तभी सफल होता है जब दर्शकों को नाटक के वर्तमान का काफी एहसास करा दिया जाए, फिर उन्हें अंगुली लगाकर भूतकाल या भविष्य में कहीं भी घुमाया जा सकता है। अपनी फिल्मी जीवन कथा का फ्लैशबैक शुरू करने से पहले आइए जरा वर्तमान के उद्यान में थोड़ा टहल लें। चैम्बूर का इलाका, स्टूडियो का मेकअप रूम। मेकअप मैन ने रीति के अनुसार मेकअप का पहला तिलक आईने को लगाया, फिर मेरा मेकअप करना शुरू किया। अब वो खत्म हो चुका है, सिर्फ बालों को काला करना शेष रह गया है। महीने डेढ़ महीने से मैंने खिजाब का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए ब्रश के साथ काली पेंसिल घिसा घिसा कर बालों के ऊपर फेर रहा हूं, जो कि बड़े झंझट का काम है। अभी अभी ड्रेसमैन मेरी मिलिट्री की वर्दी और काले डब्बली बूट रख कर गया है। उनकी तीखी पॉलिश की गंध से सारा कमरा भर गया है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कमरा बहुत छोटा है। दरअसल बड़े सारे एक कमरे में 2 और दीवारें डालकर 3 कंपार्टमेंट बना दिए गए हैं। कोई 10 वर्ष पहले जब फिल्म स्टार भगवान दादा ने यह स्टूडियो अपने हाथ में लिया था, तो मेकअप रूम उन्होंने स्वयं बड़े शौक से बनवाए थे। उस समय उनकी फिल्म अलबेला बड़ी जोरदार हिट हुई थी। भगवान दादा का सवालिया अदा से ठुमक ठुमक कर नाचना लोगों को बहुत पसंद आया था। मजदूर वर्ग तो सदा से ही भगवान दादा पर जान न्यौछावर करता रहा है। एक बार टैक्सी ड्राइवर के मुंह से मैंने सुना था, अरे एक बार वो कह दे कि मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए, खुदा की कसम उसी वक्त चाबी हवाले करके नीचे उतर जाऊं। राज कपूर और दिलीप कुमार निसंदेह कई गुना अधिक लोकप्रिय हैं, लेकिन गरीब वर्ग मारधाड़ की फिल्में ज्यादा देखता है, इसलिए भगवान दादा का उनके दिलों में विशेष स्थान है। वो पर्दे पर अनपढ़ों की तरह हूबहू अनपढ़ और गंवारों की तरह गंवार ही दिखाई देते हैं। लोगों को ऐसे लगता है जैसे उनका अपना कोई सगा संबंधी उठकर इतनी ऊंची जगह पहुंच गया हो और गीता बाली जैसी हसीना के साथ रोमांस लड़ा रहा हो। भगवान दादा इससे पहले सामाजिक फिल्मों में कम ही आए थे। सामाजिक, स्टंट और धार्मिक, हिंदी फिल्मों के ये 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र के कलाकार के लिए दूसरे क्षेत्र में कदम रखना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए अलबेला दादा ने खुद बनाई। उन्हें बड़ा लाभ हुआ था। तुरंत ये स्टूडियो लीज पर ले लिया गया था। जिस मेकअप रूम में मैं इस वक्त बैठा हूँ, स्टूडियो की वर्तमान मालकिन ने दादा के सम्मान में उनके लिए सुरक्षित रखा हुआ है। पर अब स्टूडियो की अपनी किस्मत भी डगमगाई हुई है। 2 में से 1 फ्लोर तो किसी फैक्ट्री के कब्जे में जा चुका है। वहाँ टेलीविजन के सेट जोड़े जा रहे हैं। मेरा खास लिहाज करके चाबी भगवान दादा के कमरे से मंगाई गई है, क्योंकि शेष दोनों कमरे निरूपा रॉय और ललिता पवार के कब्जे में हैं। 2 हीरो एक मेकअप रूम में भले ही समा जाएं, पर 2 हीरोइनों का एक मेकअप रूम में समाना बहुत मुश्किल है, खासतौर पर तब जब वो हीरोइन से हटकर भूतपूर्व हीरोइन बन चुकी हो। सब फिल्म स्टारों को एक दिन उसी अस्ताचल के देश में जाना है। कहाँ गई गीता बाली? अच्छा ही हुआ जो मर गई। मुझे पता है किस तरह अस्ताचल की सुर्ख रंगत जलते हुए कोयलों की तरह उनका अंग अंग जलाती रहती थी। उन दिनों 3-4 फिल्मों में हम इकट्ठे हीरो हीरोइन आए थे। एक दिन M&T स्टूडियो में, वो भी अब एक फैक्ट्री में बदल चुका है, मैंने अपने कानों से उन्हें एक सहेली से ये कहते हुए सुना था, हुण तां बस ए बूथी सड़िया बलराज ही रह गया है मेरे भागां विच हीरो बनन लई। अब तो बस ये मुंह जला बलराज ही रह गया है मेरी किस्मत में हीरो बनने के लिए। इससे कुछ वर्ष पहले जब उनकी पतंग आकाश में चढ़ी हुई थी, उन्होंने एक फिल्म में कहानी बेहद पसंद आने के बावजूद काम करने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया था कि निर्देशक ने मुझे हीरो लेने के बारे में सोचा हुआ था। निर्माता ने मिनटों में निर्देशक का दिमाग ठिकाने लगा दिया था। भगवान दादा भी अब रिटायर हो चुके हैं। मेकअप रूम को ताला लगा कर रखना अपने आप को तसल्ली देने वाली बात कही जा सकती है, पर क्या पता ये उनके लिए यादों का ताजमहल हो। हर स्टूडियो का मेकअप रूम एक तरह से यादों का ताजमहल ही होता है। इसके आईने में अभिनेता अभिनेत्री का चेहरा ही नहीं, आत्मा भी अपना प्रतिबिंब छोड़ जाती है। पर क्या लाभ इस किस्से को छेड़कर? अजीब निराली दुनिया है हम तमाशे वालों की। वो जो दुनिया को हंसाते रुलाते हैं, लोगों की कल्पना को उड़ाकर एक तिलिस्मी दुनिया में ले जाते हैं। हम खुद भी उसी दुनिया में जा बसते हैं।
अपने वास्तविक जीवन को फिल्म या नाटक बनाकर छोड़ देते हैं और इस तरह हमारे प्रशंसकों का आनंद 2 गुना 4 गुना हो जाता है। फिल्म स्टार की जितनी लंबी चौड़ी मोटर पास से गुजर जाए, प्रशंसक की खुशी की सीमा नहीं रहती। इतनी खुशी तो उसे शायद मोटर अपने नाम लिखवा कर भी ना मिले। बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा फिल्म स्टार अपनी तस्वीर देखने की इच्छा से फिल्मी पत्रिका खोलता है। हर रोज अखबार में सबसे बड़ी खबर शहर में चल रही उसकी फिल्म का इश्तिहार होता है। वो भले ही कई सप्ताह में क्यों न छप रहा हो, नजर तीर की तरह उड़कर वहीं जाती है। इश्तिहार में ठीक जगह अपना नाम छपा देखकर उसे वही खुशी होती है जो एक सिगरेट पीने वाले को छाती में गहरा धुआं खींच कर होती है। दुनिया की कोई और खुशी शायद इस काल्पनिक खुशी का मुकाबला नहीं कर सकती। काल्पनिक खुशियां जिन पर खूबसूरत मेकअप हो और जो तेज रोशनियों में जगमगा रही हों, फिल्म स्टार को बहुत अच्छी लगती हैं। इस तरह जिंदगी के सब तूल अर्ज विकृत पर सुखद बन जाते हैं। जैसे गोलाकार आईने में शक्लें बेमाप हो जाती हैं और फिल्म काल्पनिक खुशियों का रंगीन जाम एक दिन नाजुक हाथों से गिरकर चूर चूर हो जाता है। रोशनियां बुझ जाती हैं। किसी को जिंदगी और किसी को मौत अपने खुरदुरे हाथों से खींचकर कल्पना लोक से बाहर निकाल लाती है। उन हजारों और लाखों निगाहों की परछाइयां अचानक खो जाती हैं जो फिल्म स्टार के लिए फूलों की सेज बनी होती हैं। अगर बाकी बचे खुचे का नाम जिंदगी है तो वो मौत से किसी भी तरह बेहतर नहीं है। अपनी छोटी सी जिंदगी में इस मेकअप रूम के आईने ने क्या क्या नहीं देखा होगा। कितना हसीन था ये कमरा जब नया नया बना था। कल की ही बात लगती है जब एक शाम कॉमेडियन राधा कृष्ण, भगवान दादा, मैं और 1-2 अन्य व्यक्तियों ने यहाँ बैठकर विस्की पी थी। कमाल के मूड में थे राधा कृष्ण उस शाम। बोतल अभी खुली भी नहीं थी कि वो 4 पैगों जितने नशे में आ गए थे। एक एक बात ऐसी चमत्कारपूर्ण ढंग से निकलती थी उनके मुंह से कि कागज पेंसिल लेकर नोट करने को जी चाहता था। और जितने गुणी, जुबान के माहिर, दिलवाले और रंगीन मिजाज आदमी पिछले 20 बरसों में मैंने इस फिल्मी दुनिया में देखे हैं, कहीं और नहीं देखे। बल्कि मैं हैरान होता हूं कि इतने अच्छे व्यक्तित्वों के स्वामी इतनी थर्ड क्लास फिल्में बनाने में कैसे कामयाब हो जाते हैं। और अगले रोज राधा कृष्ण ने 4थी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। कमरे की एक दीवार के साथ उसकी पूरी लंबाई जितना लंबा, नर्म, मुलायम, लाल रंग का दीवान लगा है, जैसा कि एयर कंडीशन रेलवे कंपार्टमेंट में होता है। कंपार्टमेंट की खिड़की वाली जगह पर एक बड़ा चौकोर आईना लगा हुआ है, जिसके सामने बैठा हुआ मैं बाल काले करने का काम लगभग समाप्त कर चुका हूं। आईने के आसपास ऊपर नीचे तेज बल्ब जल रहे हैं। मेकअप का सामान रखने के लिए शेल्फ और खाने भी बने हुए हैं। दीवान के सामने वाली दीवार खाली है, सिवाय कपड़े लटकाने के लिए एक डंडे और छोटी छोटी चीजें रखने के लिए छोटे छोटे शेल्फों के। ये खाली दीवार कमरे की वर्तमान दयनीय हालत का मुक्त कंठ से वर्णन कर रही है। गंदगी और मैल की तहों पर तहें चढ़ी हुई हैं, जैसे किसी गीली किताब के सारे पन्ने जुड़ जाएं और नीचे की लिखावट ऊपर वाली में गड्ढमड्ढ हो जाए, या जैसे कोई आजकल के फैशन का चित्रकार कैनवस पर खामखा रंग के छींटे मारता रहा हो कि अपने आप को यह आकृति उभर आएगी। मेकअप के रंगदार धब्बे, पान की थूकें, रसगुल्लों की चाशनी और अन्य अनेक तरह के दाग हैं जिनकी तरफ अगर ध्यान से देखा जाए तो दिल कच्चा होने लगता है। स्टूडियो के मालिकों के लिए आजकल फिल्मी धंधा उतना लाभप्रद नहीं रहा, इसलिए उसे साफ सुथरा रखने के लिए वो एक कौड़ी तक खर्च करना पसंद नहीं करते। जमीन जायदाद की कीमतें आकाश पर चढ़ी हुई हैं। स्टूडियो को बेचकर वो बिना किसी मेहनत के बेहिसाब पूंजी प्राप्त कर सकते हैं। फिर इस फिल्म के धंधे में रखा क्या है, जहां लखपति से कंगाल होते देर नहीं लगती। इस स्टूडियो की मालकिन भी उस दिन का बड़े चाव से इंतजार कर रही होगी जब टेलीविजन फैक्ट्री वाले दूसरा फ्लोर भी किराए पर ले लेंगे। फिर कर्मचारियों को स्टूडियो से बाहर निकालने का उसे अच्छा बहाना मिल जाएगा। चूं भी नहीं कर सकेंगे, वो खुद ही मर खप जाएंगे, किसी को क्या। कितना जवान जवान लग रहा हूं बाल काले करके। क्या हुआ अगर अब तक सारे बाल सफेद हो चुके हैं? आधे बाल तो फिल्मों में आने से पहले ही सफेद हो चुके थे। किसी से क्या छुपाना, मुझे बाल काले करते हुए 20 साल से ऊपर हो चुके हैं। कुछ बाल पिछले विश्व युद्ध में बमों के धमाकों से और कुछ मेरी अल्हड़ जवानी के सिर उठाते ही गर्दन पर पड़े धक्कों और मुक्कों ने सफेद कर डाले हैं। मेरा फिल्मों में आना एक तरह से जवानी से बुढ़ापे की तरफ कदम उठाने के बराबर है। पर अब
मैं अपने आप को और दुनिया को धोखा दे देकर थक चुका हूं। सोचता हूं कि इतना समय क्यों ना कुछ पढ़ लिख लूं। अब रह ही कितनी गई है जिंदगी। शबनम की शादी हो गई है, परीक्षित 27 बरस का जवान है, मुझसे दूनी चौगनी ताकत वाला। प्रोड्यूसरों की भूखी नजरें हर वक्त उसका पीछा करती रहती हैं। फिल्मों के बारे में मैं जितना 20 साल तक सिर खपाकर सीखा हूं, वो प्रवेश करने से पहले ही सीख चुका है। फिर ये सारी खींचातानी करने की क्या जरूरत है। फौजी मेजर की वर्दी पहनाने में ड्रेसमैन ने मेरी सहायता की है। अब मैं बड़े स्मार्ट अंदाज से स्टूडियो की विशाल अहाते में से गुजरता हुआ दफ्तर की तरफ जा रहा हूं। एक निर्माता को टेलीफोन करना है, जिसने कल रात बड़ी बेदर्दी से मेरा अपमान किया था। नहले का जवाब दहले से देना है। वो निर्माता और मैं किसी जमाने में कॉलेज में एक साथ पढ़े थे। मेरे दिल में दोस्ती की बड़ी गहरी कद्र है, इसीलिए दोस्तों से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करता हूं। कितने बरस से हम दोनों अपनी अपनी जगह सफलता की सीढ़ी चढ़ते आ रहे हैं। पता नहीं किस मनहूस दिन मैं उसके हाथों चढ़ गया। मैंने हर मुमकिन ढंग से दोस्ती पर किसी तरह का धब्बा न आने देने की कोशिश की। पैसों की भी बात अपने मुंह से कभी नहीं की। जो उसने दिए ले लिए, दूसरों से जो लेता हूं उसके आधे भी नहीं। समय असमय जब भी उसने बुलाया, दूसरों का काम छोड़कर पहले उसका काम किया। फिर भी जालिम का दिल नहीं भरा। मुश्किल से थोड़ा सा काम बाकी रह गया था कि ठीक उस वक्त उसने पीछे से मुझे लात दे मारी। अच्छा, वो भी क्या याद करेगा। अपमान सहना तो मैंने भी नहीं सीखा है, पर कारण क्या है उसके इस तरह करने का समझ में नहीं आ रहा। रात देर तक मैं सो नहीं सका था। सुबह उठते ही मेरा दिमाग खौल उठा था। तन बदन ऐसे जल रहा था जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। कल घर से निकलने से पहले डायरी देखी थी। सेक्रेटरी ने लिखा था कि चैम्बूर की शूटिंग के बाद शाम को 7 से 10 बजे तक दादर में उस दोस्त की फिल्म के 2 शॉट्स देने जाना है। मैं ठीक समय पर थका हारा उसकी हाजिरी देने के लिए जा पहुंचा। क्या देखता हूं कि वही स्टूडियो के अहाते में निश्चिंत होकर किसी और आर्टिस्ट के शॉट ले रहा था। मेरी ओर उसने इस तरह घूर कर देखा जैसे बिना दस्तक दिए उसके सोने के कमरे में चला गया हूं। फिर वो देर तक इधर उधर की बातें करता रहा, कभी हीरोइन के साथ, कभी हीरो के साथ। असली बात का जिक्र तक नहीं आया कि मेरा शॉट कब लेना है भी या नहीं, या मुझे अकारण बुला लेने का कोई अफसोस किया होता। उसके नौकरों चाकरों ने भी कोई पूछताछ नहीं की। मैं वैसे ही मुंह उठाए वापस चला आया। राह में सोचा शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी या डायरी गलत पढ़ ली होगी। घर आकर पुष्टि की। न मैंने और न मेरे सेक्रेटरी ने कोई गलती की थी। मेरे अंदर गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। खाने की मेज पर मेरा बेटा अपने एक दोस्त को बता रहा था कि कैसे रूसी फिल्म स्टार को उतना ही वेतन मिलता है जितना एक प्रोफेसर या इंजीनियर को। साधारण लोगों की तरह ही वो बसों और ट्रेनों में बैठकर आते जाते हैं। किसी किसी के पास ही गाड़ी होती है। न कोई उनके काम को और न कोई उनके व्यक्तित्व को असाधारण महत्व देता है, बल्कि फिल्म के लेखक या निर्देशक अभिनेता से कहीं अधिक पैसे लेते हैं। मैं बीच में ही बोल पड़ा। वहां की और हमारी सामाजिक स्थिति में बड़ा फर्क है। यहाँ हिंदुस्तान में झूठी शान दिखाए बगैर इंसान की अपने घर में भी कद्र नहीं होती, बाहर का क्या कहना। मेरा बेटा और उसका दोस्त हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगे। कुछ समय से मेरा वो निर्माता दोस्त इशारों इशारों में अपनी अगली फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट की बात छेड़ रहा था कि बड़ी शानदार कहानी है, बड़ा शानदार रोल है, पर मैं अनसुनी कर जाता था। जहां दिल औपचारिकता में फंसा रहे, काम करने का सच्चा आनंद नहीं मिलता। शायद उसने मेरी खामोशी का अर्थ मेरा अहंकार समझा हो, या शायद सोचा हो कि मैं पैसे ज्यादा मांगने की चाल चल रहा हूं, इसलिए उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए यह तरीका सोचा। कितनी ओछी हरकत है। अच्छा पानी फेरा है पिछले 30 वर्षों की दोस्ती पर। अब मैं स्टूडियो की कैंटीन के पास से गुजर रहा था। किचन की खिड़की से 2 कर्मचारी लड़के बाहर झांक रहे थे, एक 16 साल का और दूसरा 20-25 का। उन्हें देखकर मैंने दूर से ही अपनी फौजी जंगल हैट दुरुस्त करनी शुरू कर दी थी। हेलो बलराज, छोटे लड़के ने आवाज दी, जैसे मैं भी उसी की उम्र का हूं। हेलो, मैंने लापरवाही से हंसकर जवाब दिया और आगे बढ़ गया। मेरी चाल कुछ और चुस्त हो गई। धर्मेंद्र का बाप, दूसरे ने नारा लगाया। मेरी चाल कुछ ढीली पड़ गई। मेरी अजीब हालत है। आजकल रवेल की फिल्म संघर्ष में वैजंती माला के प्रेमी का रोल कर रहा हूं। दिलीप कुमार मेरे रकीब हैं और शाम बहल की फिल्म में वही वैजंती माला मेरी बेटी बनी हुई है। मैं आधी फिल्मों में जवान हूं, आधी फिल्मों में बूढ़ा हूं।
एक बात जरूर निर्माताओं को चुभती होगी कि उम्र ढलने के बावजूद मेरी मार्केट उतरने का नाम नहीं ले रही, बल्कि रोमांस के रोल जो मैंने जवानी में नहीं किए थे अब कर रहा हूं। जवानी के दिनों में मेरे प्रशंसकों ने अपने खतों में मेरी खूबसूरती का जिक्र कभी नहीं किया था। अब लड़कियां लिखती हैं, आए दिन बहार के में सफ़ेद सूट पहनकर आप कितने अच्छे लगते हैं, क्या आप उस पोज में मुझे अपनी रंगीन फ़ोटो भेज सकेंगे? और मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि क्या मैं वही कलाकार हूँ जिसने बिमल रॉय की 2 बीघा ज़मीन जैसी फिल्मों में काम किया था। उस निर्माता दोस्त की फिल्म में भी तो मैं एक जवान आदमी का ही रोल कर रहा हूँ। शायद वो मेरी बढ़ती हुई शोहरत से चिढ़ गया हो और मेरी चमकती हुई फिल्मी जवानी से। सोचता हो कि ये दूसरा अशोक कुमार कहाँ से पैदा हो गया। मेरा अपमान करके उसने शायद अपना हीन भाव दूर करना चाहा हो। तब तो कोई बुरी बात नहीं, दिल कुछ और फूल उठा, चाल में और ज्यादा चुस्ती आ गई, दिमाग ऊंची उड़ाने भरने लगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। हॉलीवुड में तो अभिनेता मेरी उम्र को पहुंचकर शिखर छूते हैं। क्या पता इस देश में उल्टी गंगा बहाने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर ही आन पड़ी हो। अगर ये अनहोनी हो गई तो राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद की क्या हालत होगी। वो तो सब मुझसे 10-10, 12-12 वर्ष छोटे हैं। उनका तो खाना पीना, सोना, उठना, बैठना सब हराम हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से अपने आप को शेख चिल्लीपन से खींचकर बाहर लाया हूं। कहाँ जा पहुंचा है मन। जितनी शोहरत इन कलाकारों को मिली है मेरे सपनों में भी नहीं आ सकती। जरा अपने होश ठिकाने लगाओ। अहाते में पुराने सेटों और धार्मिक फिल्मों के बेकार हुए देवी देवताओं के ढेर लगे हुए हैं। कभी न कभी किसी ढेर के नीचे बलराज साहनी की हड्डियां भी सड़ती हुई मिलेंगी। मन में ख्याल उठा, कहाँ गई सहगल, काननबाला, पहाड़ी सान्याल, जमुना, बरुआ और चंद्रमोहन की शोहरतें। कभी न कभी मेरे निर्माता दोस्त को भी वहीं पहुंचना है जहां न्यू थिएटर्स और प्रभात फिल्म कंपनी वाले पहुंच चुके हैं। कोई 2 दिन पहले और कोई 2 दिन बाद। अब तो बंबई के स्टूडियो भी धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। गुरुदत्त स्टूडियो में से सरकार सड़क निकालने पर तुली हुई है। सेंट्रल स्टूडियो हस्ती से मिट चुका है। उसकी जगह 10-10 मंजिलों की इमारतें बन चुकी हैं। पर जब भी मैं वहां से गुजरता हूं, इन इमारतों से अनगिनत यादें उठकर मेरे चारों तरफ उड़ने लगती हैं, चुड़ैलों की तरह। मरने से कुछ दिन पहले इसी सेंट्रल स्टूडियो में याकूब ने मेरे साथ आखिरी शूटिंग की थी। अल नासिर भी थे उस फिल्म में। वो कुछ अरसा पहले मर गए थे। कई बरस फिल्म बंद पड़ी रही। फिर वो अकेला के नाम से प्रदर्शित हुई। फिल्मी पर्दे पर थिरकने वाली परछाइयां ही तो फिल्मी कलाकारों के जीवन की वास्तविकता है। स्टूडियो को नष्ट करके वो असलियत हमसे छीनने का उन्हें क्या अधिकार है। मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता और अपने निर्माता दोस्त को भी मैं माफ नहीं कर सकता, चाहे उसने अपमान सचमुच किया है या मुझे वहम हुआ है। बदला तो मैं जरूर लूंगा। बड़ी अच्छी योजना बना रखी है मैंने। उसके अनुसार शिखर दोपहर में वो और उसका पूरा यूनिट बंबई शहर की सड़कों पर कैमरा लगाकर मेरा खूब इंतजार करेंगे और मैं उस समय दिल्ली की हवा खा रहा हूँगा। अपने आप नसीहत हो जाएगी। मैं पहुंच गया हूं टेलीफोन के पास। क्या नंबर है? 343। आइए अब फ्लैशबैक शुरू करें। पार्ट 2। सबसे पहले फिल्मी अनुभव मुझे 7-8 साल की उम्र में हुआ था। रावलपिंडी शहर में प्लेग का खतरा उठ खड़ा हुआ था। मेरी माँ ने घर में एक चूहा कूदता हुआ देखा। उसी दिन वो बच्चों को साथ लेकर भेरे रवाना हो गई, जो साहनियों की खानदानी जगह है। वहाँ साहनियों का अपना अलग मोहल्ला है, सेठियों का अलग और अन्य सभी खोकरैन और खत्री जातियों का अलग। ये कब और कैसे हुआ भगवान जाने। मेरी माँ ने हमें शारीरिक तौर पर तो सुरक्षित कर लिया, पर मानसिक रूप से बड़े भयानक खतरों में धकेल दिया। भेरा कहने को तो शहर था, पर वातावरण बिल्कुल गांव जैसा था। आजकल के ग्रामीण वातावरण का अंग्रेजों के समय के वातावरण से कोई मुकाबला नहीं है। बेशक उस समय चीजें सस्ती थीं, आर्थिक निश्चिंतता भी बहुत थी, पर पुलिस और अफसरी दहशत अपनी सीमा पार कर चुकी थी। मनुष्य के साथ केवल
व्यवहार ही पशुओं वाला नहीं किया जाता था, बल्कि उसे पशु बना देने की, उसके अंदर से सारी सभ्यता और मनुष्यता खत्म करने की उस निजाम ने पूरी योजना बना रखी थी। हर प्रकार की बदचलनी, जहालत और जुल्म को शह दी जाती थी। शरीफों के लिए इज्जत से गुजारा करना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा था। जो इस प्रवृत्ति का विरोध कर सकते थे वो धन दौलत के लालच में रावलपिंडी और लाहौर जैसे बड़े शहरों को भाग जाने के मौके तलाश करते रहते थे। गिरावट का दौर दौरा दिन प्रतिदिन बुलंद होता जा रहा था। 1947 में पंजाबियों ने जिस पैशाचिकता का सबूत दिया, उसकी तैयारी की शुरुआत दूरदर्शी अंग्रेज सरकार ने तब से करनी शुरू कर दी थी। एक दिन हमारे स्कूल में ऐलान हुआ कि सब विद्यार्थियों को बायोस्कोप दिखलाने के लिए ले जाया जाएगा। वो मंडुआ हमारे घर के नजदीक, लेकिन शहर से बाहर एक मैदान में कनातें लगाकर बनाया गया था। छत खुली थी, इसलिए शो रात को तारों के नीचे होते थे। पर्दे के साथ एक ऊंची मचान पर बुलारा खड़ा रहता था। फिल्में बोलती नहीं थी, बनकर भी विलायत से आती थी। वो बुलारा इनकी कहानी साथ साथ बयान करता जाता। सारा स्कूल शो देखने जा रहा था, मास्टर और हेडमास्टर भी। हमारे देश में मास्टरों को ईश्वरीय फरिश्ते मानने और भेड़ों को भेड़िए का शिकार बना देने की परंपरा बहुत पुरानी है। माँ ने खुशी से मुझे और मेरे छोटे भाई को जाने की इजाजत दे दी। स्कूल को शो आधी कीमत पर दिखाया जाता था। ये भी तो उसके अच्छा और फायदेमंद होने का सबूत था। मैं 45 साल पहले की बात कर रहा हूं। उस फिल्म की कहानी के बारे में अब बस इतना ही याद है कि वो जासूसी नहीं थी। जो बात मुझे बहुत अच्छी तरह याद है और हमेशा रहेगी वो ये कि कई दृश्यों में हीरोइन प्यार करते करते एकदम नंगी हो जाती थी और बुलारा बोलता था, साहेब ख्याल रखें ये नंगी नहीं है, अब इसने जादुई पोशाक पहन ली है जिसकी मदद से ये कहीं भी जा सकती है, ये किसी को भी देख सकती है, पर इसको कोई भी नहीं देख सकता। मुमकिन है कि वो ठीक कहता हो। नग्न अवस्था में उस मेम का चेहरा तो सफेद रहता था, पर सारा शरीर काला हो जाता था। या तो उसके नंगे शरीर का काला मेकअप कर दिया जाता होगा, या कोई मोजे जैसी चिपटी पोशाक पहना देते होंगे। न तो हमारे हेडमास्टर और न ही उपस्थित लोगों में से किसी ने इस अश्लीलता का विरोध किया। औरतों को सिनेमा दिखाने का उस समय रिवाज नहीं था। यूं ही शोर मचाकर अपना मजा क्यों खराब कर दिया जाए। बुलारे ने कह जो दिया है कि वो नंगी नहीं है। बच्चे सरल स्वभाव के होते हैं, उन्होंने अवश्य उसकी बात पर यकीन कर लिया होगा। इस तरह नैतिक चोट लगने की कोई संभावना न रही। फिर अपना मजा क्यों खराब किया जाए। मुमकिन है कि किसी व्यक्ति को उठकर विरोध करने का ख्याल आया हो, पर आसपास सभी को पाप का हिस्सेदार देखकर वो भी चुप रह गया हो। जैसे कि ब्लैक न करना चाहते हुए भी कई फिल्मी कलाकार ब्लैक करते हैं, या 100 मर्दों को एक एक बेसहारा बेटी बहन के साथ सरे बाजार भोग करते देखकर भी सन 47 के दिनों में लोग खामोश रहे थे। आसपास का वातावरण बड़ा बलवान होता है और पंजाबियों के लिए वो खास तौर पर नैतिक पतन का कारण बना है। मुझे याद नहीं उस समय मेरे अंदर कोई काम भावना जागृत हुई थी या नहीं, पर जवानी के दिन बहुत दूर नहीं थे और बालिग होते ही उस औरत की नंगी छातियों के क्लोजअप मेरे लिए एकांत में वासनाओं का स्वाद लेने का साधन बन गए। इससे मेरी कितनी शारीरिक और मानसिक हानि हुई मैं कह नहीं सकता, पर लाभ कोई नहीं हुआ इतना मैं जरूर कह सकता हूं। 2-4 दिन बाद मैंने उससे भी गिरे हुए स्तर की फिल्म देखी। हमारा रसोइया मुझे साथ ले जाकर मंडुए की कनात के पिछवाड़े के एक वृक्ष पर चढ़ गया, क्योंकि टिकट के लिए पैसे नहीं थे। वृक्ष कनात से दूर था, पर पर्दे पर चलती हुई तस्वीरें हमें अच्छी तरह दिखाई दे रही थीं। शो शुरू होने के साथ ही पहले दृश्य में एक औरत और मर्द कुत्तों जैसी निर्लज्जता के साथ हूबहू उसी तरह भोग में जुट गए। मेरे लिए ये बड़ा ही भयानक दृश्य था, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि वो क्या कर रहे हैं। मैं जोर जोर से चीख उठा और नौकर को, जो मुझसे ऊपर वाली शाख पर चढ़ा हुआ था, पैर से पकड़कर नीचे खींचने लगा। पहले ही उसने मुझे चुप रहने के लिए डांटा, पर जब मैं किसी तरह भी चुप न हुआ तो वो नीचे उतरने पर मजबूर हो गया। उस समय उस दृश्य के साथ मुझे केवल घृणा हुई थी, पर ज्यों-ज्यों मैं बालिग होने लगा, घृणा में आकर्षण का भी मिश्रण होता गया। मुझे अफसोस होने लगा कि मैंने क्यों रसोइयों का मजा बिगाड़ा था। जाने कितने अरसे बाद बेचारे को जिंदगी में कोई मजा मिला था। ये थी फिल्मों के साथ मेरी सबसे पहली जान पहचान। अगर इसके बाद मैंने और फिल्में ना भी देखी होती
तो भी मैं कह सकता हूं कि स्त्री को पुरुष की केवल काम वासना पूर्ति के पदार्थ के रूप में देखने की शिक्षा मुझे बड़ी प्रबलता के साथ दी जा चुकी थी। आज के ज़माने में गांव में इस दिलेरी के साथ नग्न फिल्में जो गैर कानूनी तौर पर गुप्त रूप से बाहर के देशों से मंगवाई जाती हैं दिखाना संभव नहीं है। पर अन्य कई तरीकों से आज गांव के सरल और निर्दोष लोगों को शहरी पैशाचिकता का शिकार बनाकर भ्रष्ट किया जाता है। इसका मूल कारण यही है कि शिक्षित वर्ग गांव के प्रति उदासीन रहने की उस नीति पर अमल कर रहा है जिसे अंग्रेज ने शुरू किया था। अगर शहरों के अच्छे विचारों वाले लोग गांव के साथ अपना मेल मिलाप कायम रखें तो बदमाश शहरी वर्ग को निडर होकर गांव में शरारत करने की छूट ना मिले। इस तरह शायद हम अपने सुंदर लोक नृत्य और लोकगीत भी नष्ट होने से बचा सकें। लेकिन नक्कार खाने में तूती की आवाज भला कौन सुनता है। इसके बाद मैंने कई वर्षों तक कोई और फिल्म नहीं देखी। रावलपिंडी शहर में तब कोई सिनेमा नहीं था। ज्यादा रिवाज थिएटरों का था। मेरे स्कूल के साथी उन थिएटरों के बड़े दिलचस्प किस्से सुनाते थे, पर मेरे पिताजी कट्टर आर्य समाजी थे और मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। मेरे जीवन का वो एक बड़ा धार्मिक युग था। मुझे सपने भी ईश्वर और परमात्मा के आते थे। एक सपने में मैंने भगवान को पूर्वियों जैसी दुपल्ली टोपी पहने अपने मकान की सीढ़ियों में बैठे हुए देखा था। जब मैं 10वीं जमात में हुआ तो रूपर्ट ऑफ हेंड्सा नाम का एक अंग्रेजी उपन्यास हमारे कोर्स में लगा। अचानक एक दिन खबर उड़ी कि सारी कक्षा मास्टरों और हेडमास्टरों समेत शहर में रोज नामक पहला सिनेमा खुलने के समारोह में सम्मिलित होने जा रहे हैं और फिल्म भी रूपर्ट ऑफ हेंड्सा दिखाई जाएगी जो हमारे कोर्स की किताब थी। कितने चालाक होते हैं सरमाएदार। मेरे पिताजी टहलते हुए कितनी देर सोच में डूबे रहे कि मुझे जाने की इजाजत दें या नहीं। नया जमाना उनकी चेतना के दरवाजों पर धक्के मार रहा था। दरवाजा खोलें या नहीं, फैसला करने में वो असमर्थ थे। आखिर उन्होंने हेडमास्टर को घर बुलाकर पूछा। मैं भी अपनी किस्मत का फैसला जानने के लिए दोनों बुजुर्गों के वार्तालाप सुनने लगा। हेडमास्टर ने कहा, इतने पुराने विचारों वाले न बनिए लाला जी। फिल्में केवल मनोरंजन के लिए नहीं बनाई जाती, ये तो एक आर्ट है। उनमें से शिक्षा भी मिलती है। ये फिल्म तो स्कूल की टेक्स्ट बुक के आधार पर बनाई गई है। इससे चरित्र को क्या नुकसान पहुंच सकता है, इसीलिए टिकट आधा कर दिया गया है। शहर के सब स्कूलों के इसी जमात के लड़के जा रहे हैं। नुकसान इसमें न जाने से हो सकता है, जाने से नहीं। पिताजी ने इजाजत दे दी। ऐसा समारोह किसी ने नहीं देखा था जो इस दिन रोज सिनेमा में उद्घाटन पर हुआ। अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर और कई राय साहब और खान साहब भी पधारे थे। सिनेमा के उद्घाटन के लिए और क्या चाहिए था। फिल्म का हमें कोई लाभ नहीं पहुंचा, क्योंकि जो कहानी पर्दे पर देखी वो उपन्यास की कहानी से बहुत अलग थी। हाँ, एक बात ने जरूर प्रभावित किया कि एक ही शक्ल के दो आदमी बार बार हीरोइन को चुम्बन लेते थे। ये बात हेडमास्टर साहब को जरूर आपत्तिजनक लगी होगी। पिताजी की तरह वो भी कट्टर आर्य समाजी थे और उपन्यास में चुंबनों का कोई जिक्र नहीं था। इसके बाद जब भी कोई फिल्म देखनी होती, पिताजी को यह कहकर राजी किया जाता कि वो एक ऊंचे दर्जे के नैतिक उपन्यास पर आधारित है। इजाजत न मिले तो धीरे धीरे चोरी से जाने का हौसला भी होने लगा। रोज सिनेमा शहर के अंदर था। उसके बाद वहां आमतौर पर हिंदुस्तानी फिल्में दिखाई जाने लगी। कभी कभी अंग्रेजी एल्मो लिंकन के सीरियल भी आते थे। दो हिंदुस्तानी फिल्मों का मुझ पर विशेष प्रभाव पड़ा। एक थी हीर रांझा। उसमें कहानी के पात्रों ने उतना नहीं जितना पेड़ के नीचे बैठकर नगाड़े बजा बजा कर गांव में एकत्रित लोगों को हीर सुनाने वाले किस्सा गो ने मुझे प्रभावित किया था। मौन फिल्म थी, पर किस्सा गो का जादुई संगीत था जिसे याद करके बार बार मेरी आह निकल जाती थी। एक और फिल्म थी अनारकली। उसमें सुलोचना की अपूर्व सुंदरता का मुझ पर काफी असर हुआ। अंतिम दृश्य में अनारकली का सारा शरीर ईंटों में चिना जा चुका है, केवल चेहरा खुला रह गया है। ईंटों से घिरा बहुत ही मासूम, सुंदर और निर्दोष चेहरा। अकबर आखिरी ईंट लगाने का हुक्म सुनाने से पहले कितनी देर सोच में डूबा टहलता रहता है। आखिर वो मुंह फेर कर हाथ के इशारे से हुक्म दे ही देता है। अनारकली के चेहरे को ईंट गारे के साथ पोत दिया जाता है। इससे बड़ा जुल्म दुनिया में और क्या हो सकता था। मैं कितनी ही रातें सो नहीं सका। गर्मियों के दिन थे। हम ऊपर छत पर सोया करते थे। सारी सारी रात मेरे दिल में चीखें उठती रहती।
अनारकली की सुंदरता अविस्मरणीय थी। वो केवल पर्दे पर खेलने वाली परछाई नहीं थी, वो मेरे दिल की गहराइयों में उतरने वाली एक सच्चाई थी, मेरे जीवन का एक अटूट हिस्सा। बेचारी को किस बेदर्दी के साथ मार दिया गया था। मैं इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था कि सुलोचना के चेहरे पर सचमुच ईंट नहीं रखी गई थी, बल्कि वो एक सिनेमा ट्रिक थी। अगर उस समय मुझे कोई वो ट्रिक समझाने लगता तो शायद मैं उसके मुंह पर चांटा मार देता। मेरे लिए अनारकली सचमुच मर गई थी, सुलोचना मर गई थी और मेरी दुनिया अंधेरी हो गई थी। लेकिन सुलोचना आज भी जीवित हैं और कई फिल्मों में मेरे साथ काम कर चुकी हैं। जब भी मैं उन्हें अपने उस अल्हड़पन की उम्र के पागलपन के बारे में बताता हूँ तो वो हंस देती हैं। आज मैं खुद फिल्म स्टार हूँ और उनके हंस देने का कारण पूरी तरह समझता हूँ, पर फिर भी जी चाहता है कि किसी न किसी तरह उन्हें समझा सकूं कि मेरा वो पागलपन मजाक नहीं था, वो मेरे जीवन का सचमुच पहला प्यार था। हकीकत की शूटिंग के लिए हम जीपों में कश्मीर से लद्दाख जा रहे हैं। एक रात द्रास नाम के स्थान पर पड़ाव किया गया। फौज के कर्नल ने हमें सम्मान सहित मेस की इमारत में ठहराया। यूनिट के सारे फौजी अफसर बड़े चाव से हमसे मिलने आए। हमारे साथ धर्मेंद्र थे और प्रिया और इंद्राणी मुखर्जी जैसी सुंदर अभिनेत्रियां थीं। बातों के दौरान अधेड़ कर्नल की नजर एक कोने में पिछड़ कर बैठी सुलोचना की तरफ चली गई। वो उन पर से नजरें नहीं हटा सका। धीरे धीरे उस चेहरे ने उसकी यादों के पुराने चिन्ह उभारने शुरू किए और फिर उसने उन्हें पहचान लिया, अपनी जवानी के दिनों की प्रिय अभिनेत्री को। तब उसकी जो दशा हुई वो बयान नहीं की जा सकती। उस शाम हम बाकी के सब कलाकार केवल शून्य बनकर रह गए। सुलोचना कुछ क्षणों के लिए फिर उस पुराने सिंहासन पर विराजमान हुई जहां से उतरे हुए उसे लंबा अरसा हो चुका था। 50 वर्ष की आयु के उस कर्नल पर वही उन्माद था जिसका मैं 14 साल की उम्र में शिकार हुआ था। जो विद्वान फिल्मों का नाम सुनते ही उपेक्षा से नागभौं से कोड़ लेते हैं, उन्हें सिनेमा के व्यापक स्तर पर होने वाले प्रभावों पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। पार्ट 3। स्कूल का जमाना बीता, कॉलेज का जमाना आया। चोटी, जनेऊ, पाजामा रुखसत हुए, पतलून आ गई। सिर पर हैट रखने के दिनों की प्रतीक्षा होने लगी। घर वालों की ओर से साइकिल मैट्रिक पास करने का दूसरा सर्टिफिकेट होता है और जब साइकिल नीचे आ जाए तो सिनेमा जाने के लिए घर वालों से पूछने की जरूरत कहाँ रह जाती है। उन दिनों रावलपिंडी शहर की अहमियत अंग्रेजी फौजों की बड़ी छावनी होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं थी। लोगों की सोच की शक्ति भी सीमित थी। शिक्षित वर्ग का शरीर तो शहर में था, पर मन कैंटोनमेंट और सिविल लाइंस के एकांत, स्वस्थ और सभ्य वातावरण में घूमता था। स्वदेशी पोशाक, स्वदेशी खुराक, स्वदेशी रहन सहन शिक्षित वर्ग की दृष्टि में किसी न किसी मात्रा में घटिया और पिछड़ेपन की वस्तुएं थीं। आदमी उनसे जितना ही दूर हट जाए उतनी ही उसकी इज्जत बढ़ती थी और जिस रास्ते पर कॉलेज के प्रोफेसर चले, विद्यार्थियों को भी तो उसी रास्ते पर चलना था। सदर के सिनेमा घर साफ सुथरे और शानदार थे। उनमें अंग्रेजी फिल्में दिखाई जाती थीं और देखने वालों की बहुसंख्या भी अंग्रेजों की थी। अगर किस्मत अच्छी हो तो किसी दिन कोई सुनहरी रूप सुंदरी भी साथ की सीट पर आ बैठती थी। जितनी फिल्में तिलिस्मी, उतना ही सिनेमा घरों का वातावरण अलौकिक, रोमांचक और मादक। गोरी मेमों के लिबास उनके सुडौल जिस्मों से कितना न्याय करते हुए प्रतीत होते थे। किस मुक्त भाव से वो अपने प्रेमियों के बाहुपाश में आ सिमटती थीं। चुंबन देने के लिए वो किसी उतावलेपन से लिफ लिफ जाती थीं। कोई भी विलायती फिल्म देखने के बाद कई कई दिन उसकी खुमारी सी चढ़ी रहती थी। डोलोरस कॉस्टेलो फिल्म के उस खामोश युग की एक जगमगाती तारिका थी। जॉन बैरिमर के साथ उनकी जोड़ी खूब जंचती थी। बहुत सी फिल्मों में वो साथ साथ आते थे। उनके प्रेम दृश्य विशेष रूप से उत्तेजक हुआ करते थे। राजकुमारी के रूप में डोलोरस रात की गहरी नींद में सोई पड़ी है। अचानक आकाश में बादल घिर आते हैं और जोर से बिजली कड़कती है। डरी हुई डोलोरस अपने स्लीपिंग गाउन में ही उठकर कमरे से बाहर दौड़ आती है। बालों के साथ साथ होशावास भी बिखरे बिखरे हैं। बाहर बरामदे में जॉन, एक जाबाज बहादुर, किले का बांका अफसर, उसकी घात में खड़ा है। दिन में डोलोरस ने सारी उम्र उसका मुंह न देखने की कसम खाई थी, पर अब सब कुछ भूलकर उसकी बाहों में सिमट गई है।
जॉन बैरीमोर ने अपने विशेष विजयी अंदाज में कैमरा बिल्कुल निकट आ जाने की प्रतीक्षा की ताकि पर्दे पर केवल उन दोनों के चेहरे ही रह जाएं, और फिर उसने डोलोरस का निचला होठ अपने होठों में समेट लिया। वो लंबा चुंबन अब भी कभी कभी मेरी यादों में बिजलियां चमका जाता है। प्रेले गजेट, पिक्चर ग्रोवर और दूसरी फिल्मी पत्रिकाओं में जॉन के प्रेम दृश्यों की तकनीक पर लंबे लंबे लेख छपते थे। हम उन्हें बड़े गौर से पढ़ते और उन पर लंबे लंबे तस्करे करते, परंतु माता पिता के सामने हम इन फिल्मों के ऊंचे नैतिक स्तर और आदर्शों का ही जिक्र करते थे। हम कहते थे कि वो संसार के प्रसिद्ध साहित्यकारों विक्टर ह्यूगो, चार्ल्स डिकेंस, अलेक्जेंडर ड्यूमा और वॉल्टर स्कॉट की महान रचनाओं के आधार पर बनाई जाती थी। फिर वार्तालाप और कहानी के बारे में बताने के लिए पर्दे पर अंग्रेजी में लिखे टाइटल आ जाते थे। इस प्रकार मनोरंजन के साथ साथ अभ्यास भी हो जाता था। अंग्रेजी में अच्छे नंबर लाने का ये बहुत बढ़िया साधन था। ऐसी दलीलें सुनकर माता पिता चुप अवश्य हो जाते थे, पर उनकी तसल्ली नहीं होती थी। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं होता था कि मनोरंजन करने वाली कोई भी चीज इतनी निर्दोष हो सकती है। फिल्मों में केवल रोमांस का पहलू ही प्रभावित करने वाला नहीं होता था, जांबाजी के दृश्य भी तड़पा जाते थे। कॉसेक्स नाम की फिल्म में जॉन गिलबर्ट ने तलवारबाजी और घुड़सवारी के ऐसे बेशुमार करतब दिखाए कि अगले ही दिन सब विद्यार्थियों ने रूसी फैशन की मोटी मोटी गोल गोल नाक तक लटकती फर वाली टोपियां सिलवा ली, जो कई वर्ष पिंडी में फैशन बनी रहीं। हीरो के बहादुरी के करतब देखकर बाहर निकलते ही स्वयं भी कुछ न कुछ कर गुजरने के लिए मन मचल उठता था, पर लाचार होकर साइकिल चलाने के अलावा मन की भड़ास निकालने का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं हो पाता था। जहां फूल हैं वहां कांटे भी हैं। सदर के सिनेमाघरों की एक खराबी सारा मजा किरकिरा कर देती थी। हर शो के बाद गॉड सेव द किंग के लिए खड़े हो जाना पड़ता था, जो सारी जमात के सामने अपने मुंह पर स्वयं थप्पड़ मारने वाली सजा की तरह था। एक बार मेरे एक मित्र ने उठने में थोड़ी ढील की तो पीछे से कड़ाक करता हुआ एक गोरे का डंडा उसके सिर पर आकर लगा। ऐसे अपमान दिन प्रतिदिन सहने पड़ते थे। और एक दिन मैं वही पोस्तीन की गोल टोपी पहने जो आम लोगों को दूर से बड़ी अजीब लगती थी, पर जिसमें मेरे मित्रों के कथनानुसार, बल्कि खुद आईना भी गवाह था, मैं हूबहू जॉन गिलबर्ट दिखाई देता था। मैं मॉल रोड पर बेतहाशा साइकिल दौड़ाए जा रहा था। उस दिन वाली फिल्म में गिलबर्ट ने घुड़सवारी की जगह स्कीइंग के कमाल दिखाए थे। फिल्म के अंत में उसकी प्रेमिका की बेवफाई का रहस्य खुल गया था। पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ वो स्कीयों पर पांव धरे बर्फ से ढके पहाड़ों को चीरता हुआ अपनी भोली भाली देवी स्वरूप पत्नी के पास जा पहुंचा था। तब मुझे ये नहीं मालूम था कि इतनी तेज स्कीएं या घोड़ा हीरो को दौड़ाने की आवश्यकता नहीं होती, केवल क्लोजअप ही हीरो के होते हैं और वो बड़ी आसानी से स्टूडियो के भीतर ही लिए जाते हैं। लॉन्ग और मीडियम शॉट्स के लिए, जिनमें शक्ल पहचानना मुश्किल होती है, हीरो के स्थान पर कोई दूसरा आदमी ले लेता है जिसे घोड़ा दौड़ाना और स्की करना सचमुच में आता हो, और उसे भी सिर धड़ की बाजी लगाने की आवश्यकता नहीं होती। शूटिंग करते वक्त कैमरे की रफ्तार थोड़ी कम करने की ज़रूरत है। पर्दे पर तस्वीरें खुद ही दोगुनी चौगुनी रफ्तार से दौड़ने लगती हैं। इन्हें ट्रिक शॉट कहते हैं। तलवारबाजी, पिस्तौलबाजी, मुक्केबाजी, आंधी, तूफान, भूचाल, ऐसे खतरों वाले सब काम कैमरे की चालाकी से होते हैं, जिसका एक बार पता लग जाने से सब मजा फीका पड़ जाता है। अगर मुझे इन बीच की बातों का पता होता तो इस प्रकार जान जोखिम में डालकर साइकिल न दौड़ाया करता। चौराहे पर पहुंचने के क्षण भर पहले मैंने देखा सामने से एक मोटरसाइकिल आ रही है। मैंने एकदम ब्रेक लगाया और जॉन गिलबर्ट के अंदाज में च्युइंगम चबाते हुए ऐन वक्त पर हैंडल से पांव नीचे उतारकर सड़क पर जाम हो गया। मोटरसाइकिल वाले के लिए सारी सड़क खाली पड़ी थी, पर उसका सवार एक अहंकारी अंग्रेज था जो बड़ी ही बदतमीजी से मुझे गंदी गालियां बकता हुआ आगे निकल गया। उसके पीछे एक मेम बैठी हुई थी, इसलिए अपमान भी असहनीय हो उठा। हालांकि उस परी से मेरी आंखें मिली और मुझे उसमें सहानुभूति और एक प्रकार की उष्णता नजर आई। अगर मेरी साइकिल में भी इंजन लगा होता तो मैं उस बदतमीज का पीछा करके अवश्य ही उसे मजा चखाता, लेकिन दिल महसूस कर रह गया। पर इस तरह का दुर्व्यवहार बड़े बड़े राय बहादुरों और खान बहादुरों के साथ भी होता था। फिर प्रोफेसरों और लड़कों की तो बात ही क्या है। हर कोई उनसे बचने के अपने विशेष व्यक्तिगत ढंग सोचता था। उसमें प्रतिशोध या विरोध की कोई भावना नहीं होती थी। हर कोई स्वयं को भीतर बाहर से पूरी तरह अंग्रेजी सांचे में ढालने की कोशिश में लगा हुआ था।
हर कोई यही सपना देखता था कि कभी न कभी अंग्रेज उसे अपने बराबर का दर्जा दें, अपनी बिरादरी में मिला लें। और ये कोई अनहोनी बात भी नहीं थी। पंजाब प्राचीन काल से ही आर्यों, यूनानी तुर्कों और अन्य गोरी हमलावर कौमों के लिए भारत का प्रवेश द्वार रहा है। यहाँ कौमों और नस्लों का खूब सम्मिश्रण हुआ है। इसी कारण इस भाग में आश्चर्यचकित कर देने की सीमा तक गोरे और सुंदर लोग देखने में आते हैं। इसकी पुष्टि करने के लिए केवल इतना ही कहना पर्याप्त है कि पंजाब हमेशा से हीरो हीरोइनों के लिए फिल्म निर्माताओं की तलाश गाह रहा है। दिलीप कुमार, राज कपूर, राजकुमार, राजेंद्र कुमार, देवानंद, धर्मेंद्र, शशि कपूर, शम्मी कपूर और अन्य कितने ही हीरो इस तरफ के लोग हैं। इस लिहाज से हमारा पिंडी पिशौर तो और भी ज्यादा मुमताज रहा है। इस नाचीज लेखक की भी उसके फिल्मी जीवन में कई बार गैरी कूपर, रोनाल्ड कोलमैन, हम्फ्री बोगार्ड, एंथनी क्विन जैसे लोगों से तुलना की गई है। देवानंद के भारतीय ग्रेगरी पैक कहलाने से तो सभी परिचित हैं। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए शेष भारत में भारतीयों ने गांधी जी का अनुसरण किया, पर पंजाबियों के लिए नकल की राह पर चलना बहुत लाभदायक रहा और इसे वो इस स्वतंत्रता के युग में भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि सच तो यह है कि बाकी हिंदुस्तान भी गांधी जी की राह छोड़कर उन्हीं के रास्ते की तरफ खिंचता चला जा रहा है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी कभी गांधी और टैगोर से प्रेरणा लेकर राष्ट्रीय भावनाएं जागी थीं और न्यू थिएटर और प्रभात फिल्म कंपनी जैसी संस्थाएं बनी थीं, लेकिन आज पंजाबियों के प्रभाव के कारण इस क्षेत्र में भी नकल का झंडा बड़ी मजबूती से गाड़ा जा चुका है। एक तरफ से देखा जाए तो बात मजाक की है, पर भाग्य की विडंबना देखिए कि मनोरंजन करने वाली वस्तु को भी गंभीर बना दिया गया है। अगर पूरी की पूरी कौम अपने आप को धोखा दे सकती है तो मैं तो सिर्फ 17-18 साल का नौजवान था। जब भी मैं कोई अंग्रेजी फिल्म देखकर लौटता तो मेरा पहला काम होता विभिन्न कोणों से आईने में अपनी सूरत देखना। और अजीब बात है कि मुझे उसमें सदा उस फिल्म के हीरो की झलक साफ नजर आती। मैं खुद इस चमत्कार पर हैरान था कि कैसे एक ही आदमी की शक्ल हॉलीवुड के सभी हीरो से मिल सकती है। मैं तब तक आईने का पीछा न छोड़ता जब तक पिताजी या माताजी की गुस्से भरी आवाज सिर पर बम की तरह सुनाई न देती। वो सख्ती से देर से आने का कारण पूछते और मैं फौरन कोई कच्चा पक्का झूठ बोल देता। बार बार झूठ बोलने की इस आदत ने मुंह पर साफ, सच्ची और खरी बात कहने की शक्ति भी मुझसे छीन ली। मुझ में स्वाभिमान की कमी नहीं है और न ही आज तक कोई माई का लाल मुझे अपने बड़प्पन के बल पर झुका सका है, पर फिर भी प्रतिदिन के व्यवहार में मैं हर आदमी के सामने एक दोषी की तरह पेश होता हूँ, भले ही वो मुझसे बड़ा हो या छोटा, जैसे उससे मैं अपना कोई दोष छुपा रहा हूँ। मुझे अपनी फिल्मी सफलता और ख्याति भी एक अपराध की तरह ही दिखाई देती है। लोग मेरे स्वभाव की नम्रता का जिक्र करते हैं। इस नम्रता में मेरे कसूरवार होने के एहसास का काफ़ी बड़ा हिस्सा है। माँ बाप ने बचपन से ही मुझे फिल्मों को गुनाह के रूप में देखने की आदत जो डाल दी है। मेरा बचपन संसार की फिल्म कला के भी बचपन का ज़माना था। उसके प्रति असाधारण आकर्षण केवल मुझे ही नहीं, समूची पीढ़ी को ही था। मुझे याद है जब फिल्मी दुनिया में दाखिल होने से पहले बंबई रवाना होते वक्त पृथ्वीराज कपूर और जगदीश सेठी अपने मित्रों को अलविदा कहने के लिए रावलपिंडी के नज़दीक कोहमरी में आए थे। उनके मुकाबले में मैं अभी बहुत छोटा था, पर अपने आसपास जो कुछ हो रहा था बड़े ध्यान से उसे देखता था। गोरी हुकूमत ने पंजाब के मनचले हसीन नौजवानों के लिए विकास के सभी रास्ते बंद कर रखे थे। फिर भी उन्हें रोके रखना बहुत कठिन था और फिल्म एक ऐसा साधन था जिसके विशाल काल्पनिक घेरे में पंजाबी नौजवानों को वो सब कारनामे करने की छूट थी जिनकी आज्ञा जीवन नहीं देता था। हरीराम सेठी भी हमारे शहर के एक शानदार अलबेले नौजवान थे। पंजाब में सबसे पहली सरमायादार फिल्म कंपनी उन्हीं की हिम्मत से रावलपिंडी में बनी थी। नाम था पंजाब फिल्म कंपनी। पहली फिल्म थी अबला, उसकी शूटिंग भी रावलपिंडी में हुई थी। तिलक भसीन, बाबा भीष्म सिंह और मेरे कई अन्य मित्रों ने उसमें पार्ट किया था। निर्देशक हीरो को बंगाल से भर्ती करके लाया था। ये बात शहर के सभी नौजवानों को बुरी लगी थी। शूटिंग के समय हम इर्द गिर्द चक्कर काटते और उसे एहसास कराने की कोशिश करते कि सुंदरता के लिहाज से वो हमारी छोटी उंगली के बराबर भी नहीं है। मोटा कॉमेडियन राम अवतार, जो अब भी फिल्मों में काम करता है, उन्हीं दिनों पिंडी से भाग कर आया था। प्रहलाद दत्त बंबई की फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही मनोहर और प्रतिभाशाली कैमरामैन हो गुजरे हैं। उनके
फिल्मी आविष्कारों की सराहना यूरोप और अमेरिका में भी हो चुकी है। आज वो इस संसार में नहीं है, लेकिन मुझे याद है वो और मेरा एक अन्य मित्र तिलक भसीन पिंडी पॉइंट और कश्मीर पॉइंट की सैर करते वक्त हमेशा दो रीलर कॉमेडियनों की सिचुएशनें सोचते रहते थे। एक बार किसी छिपे खजाने की तलाश में उन्होंने किसी अंग्रेज की कोठी के अहाते की निशानी उखाड़ फेंकी और पुलिस के हवाले कर दिए गए। प्रहलाद दत्त ने इसके कुछ ही वर्ष पश्चात अपने हाथ से एक मूवी कैमरा बनाया था, जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो उन्होंने भगत सिंह की क्रांतिकारी पार्टी के लिए बम आदि भी बनाए थे। उनके साथी हरबंस भल्ला अब भी मद्रास में फिल्मों का काम करते हैं। उनकी अपनी प्रयोगशाला है। जयकिशन नंदा, जिन्होंने इशारा जैसी कामयाब फिल्में निर्देशित की हैं, उन्हीं दिनों फिल्मी हीरो बनने के लिए जर्मनी भाग गए थे। आरसी तलवार हॉलीवुड जा पहुंचे थे। मेरी जान पहचान के और भी कितने ही लोग मुझसे पहले फिल्मों में आए हुए थे। 1930 में मेरे जीवन ने एक ऐतिहासिक मोड़ लिया। मैं रावलपिंडी छोड़कर लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में बीए का छात्र बना। उसी वर्ष फिल्मों ने भी बोलने के युग में प्रवेश किया। अचानक खबर उड़ी कि आलमारा नामक पहली टॉकी फिल्म कैपिटल सिनेमा में दिखाई जा रही है, जिसमें पृथ्वीराज कपूर और जगदीश सेठी काम कर रहे हैं। बड़े चाव से मैं देखने गया। भीड़ का कोई अंत नहीं था। इसी सिनेमा में एक सप्ताह पहले जब जीन हॉर्लो, उस जमाने की मर्लिन मुनरो, जो मर्लिन की तरह ही भरी जवानी में ही बेमौत मर गई थी, की पिक्चर हेल्स एंजल्स का टिकट खरीद रहा था, मुझे खबर मिली कि अंदर हमारी रावलपिंडी वाली फिल्म अबला का प्राइवेट शो हो रहा है और इम्तियाज अली ताज और अहमद शाह बुखारी जैसे विद्वान फिल्म देखने आए हुए हैं। बुखारी मेरे प्रोफेसर थे। कुछ मिनटों के पश्चात शो खत्म हुआ और मैंने बड़े उत्साह से आगे बढ़कर बुखारी साहब से उनकी राय पूछी। वो बड़े उदास होकर कहने लगे, टेक्निकल लिहाज से ये फिल्म अच्छी से अच्छी अमेरिकन फिल्म का मुकाबला कर सकती है, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि बनाने वालों को इतना रुपया खर्च करते वक्त इस बात का ख्याल ना आया कि खामोश फिल्मों का ज़माना ख़त्म हो रहा है। उस फिल्म के कारण लाला हरीराम सेठी बर्बाद हो गए। पर मुझे उस समय इस बात का दुख नहीं था, बल्कि मैं गर्व का अनुभव करता था कि आखिर रावलपिंडी वालों ने विलायत वालों की बराबरी कर ही दिखाई। इसके विपरीत टेक्निकल दृष्टिकोण से आलमारा एक बहुत ही घटिया फिल्म थी, पर उसके बनाने वाले माला माल हो गए। फिल्म लाइन में इस तरह की उल्टी सीधी बातें रोज ही हुआ करती हैं। घटिया फिल्में सफल हो जाती हैं और बढ़िया असफल हो जाती हैं, लेकिन उस समय मुझे इन बातों का कुछ भी पता नहीं था और न ही फिल्मों के संबंधों में टेक्निक शब्द का ठीक ठीक क्या अर्थ होता है इसका कुछ ज्ञान था। मैं क्योंकि हॉस्टल में रहता था, इसलिए लाहौर में घर के अंकुश से स्वतंत्र था। अब फिल्में देखने से मुझे कोई रोक नहीं सकता था। सप्ताह में कम से कम 3 अमरीकी फिल्में तो मैं अवश्य ही देख लेता था और मेरी चेतना पर उनका प्रभाव दिन प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा था। पर तब भी मेरे मन में फिल्म अभिनेता बनने का ख्याल कभी तीव्रता से नहीं उठता था। अगर अभिनेता बनना ही हो तो आदमी हॉलीवुड जाकर बने। हिंदुस्तानी फिल्मों में पढ़कर स्वयं को खराब करने से क्या लाभ। एमए तक पहुंचते पहुंचते मेरी साहित्यिक सूझबूझ काफी निखर चुकी थी। गवर्नमेंट कॉलेज की नाटक मंडली में भी भाग लेने लगा था, जिसके सर्वेसर्वा खुद बुखारी साहब थे। उनके साथ ही प्रोफेसर जीडी सोंधी, ईश्वर चंद्र नंदा और इम्तियाज अली ताज भी देशव्यापी प्रसिद्धि के स्वामी थे। मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि यथार्थवादी नाटक और अभिनय कला के आरंभिक मूल्यों से सैद्धांतिक तौर पर अंग्रेजी साहित्य में एमए के अध्ययन और अमली तौर पर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की ड्रामेटिक सोसाइटी ने ही पहले मुझे परिचित करवाया था। जब लक्ष्य स्पष्ट हो जाए तो शेष बात लगन और मेहनत की रह जाती है। ठोकरें खाता हुआ आदमी कभी न कभी उस लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है। यहां मैंने अपने जिन बुजुर्गों को याद किया है, उन्होंने कला के क्षेत्र में मुझे सर्वोत्तम लक्ष्य के दर्शन कराए। मैं उन्हें सलाम भेजता हूं। फिर एक और धमाका हुआ। न्यू थिएटर कलकत्ता से बनकर आई पूरन भगत नाम की फिल्म लाहौर में मैकलोड रोड पर एक सिनेमा में दिखाई गई। इस फिल्म ने मुझ जैसे पढ़े लिखे अंग्रेज परस्त पंजाबी नौजवानों के जीवन में एक तूफान सा खड़ा कर दिया। हिंदुस्तानी फिल्मों के बारे में हमें अपना दृष्टिकोण एकदम बदल देना पड़ा। मैंने कोई 6 बार पूरन भगत फिल्म देखी। न केवल खुद देखी बल्कि और कितने ही लोगों को खींच खींच कर साथ ले गया। कल तक हम भारतीय संस्कृति के विरोधी और शत्रु थे और आज कट्टर देशभक्त बन गए। पूरन भगत, देवदास, चंडीदास, एक के बाद एक उच्च कोटि की फिल्में, सहगल का प्रकट होना, प्रभात फिल्म कंपनी की फिल्में, दुनिया ना माने, अमृत मंथन, आदमी। पर फिर भी मुझे याद नहीं आता कि विलायती फिल्मों के लिए मेरा शौक किसी तरह कम हुआ हो।
हिंदी फिल्में अब भी मेरे निश्चित मानदंडों से बहुत नीचे थीं। जिंदगी को ठीक वैसे ही रंगों में पेश करने की योग्यता अभी भी उनमें नहीं आई थी। कॉलेज का दौर खत्म हुआ, जिंदगी के क्षेत्र में उतरने का समय आ गया। अखाड़े में उतरते ही ऐसी चोटें पड़ी कि कुछ मत पूछिए। नाक से खून बहने लगा, मुंह माथा सूज गया, बांह रुमाल में टांगनी पड़ी। कवि ने बड़े ही सुंदर शब्दों में चित्र खींचा है, इकबाल मेरे इश्क ने सब बल दिए निकाल, मुद्दत से आरजू थी सीधा करे कोई। मैंने देखा कि एमए की डिग्री जो कागज़ हाथों में लिए घूमते हैं, कारोबारी दुनिया में उसका मोल 2 कौड़ी भी नहीं है। अपनी गोरी रंगत, जिसका प्रदर्शन ठंडी सड़क पर बड़े ठाठ से किया करते थे, हाकिमों की नज़रों में हमें और भी अधिक काला आदमी बनाती थी। पिताजी के कहने पर मैंने अपने घर का बना बनाया कपड़े का कारोबार संभाला, पर अधिक दिनों तक नहीं। कपड़ा बेचने वालों की दुनिया दूसरी ही तरह की होती है। एक एमए व्यक्ति के लिए उसमें समा सकना बड़ा कठिन काम होता है। ये 1936 का साल था शायद। घर से भागकर मैं कलकत्ता जा पहुंचा। पंडित सुदर्शन जी का दरवाज़ा जा खटखटाया। तब वो न्यू थिएटर्स की चित्रकथाएं लिखा करते थे। मैंने उनसे पूछा कि मेरे फिल्मों में दाखिल होने के बारे में उनकी क्या राय है। उन्होंने मुझे थोड़ा गलत समझा। उन्होंने शायद सोचा कि मैं भी अनपढ़ भावुक युवकों की तरह घर बार छोड़कर आ गया हूं। सच तो यह है कि मैं बड़ी गंभीरता से जीवन में अपने लिए मार्ग ढूंढ रहा था। मेरी बातें सुनते ही वो आवेश में आ गए और फिल्म लाइन के बारे में एक डरावना सा भाषण उन्होंने मुझे सुनाना शुरू कर दिया, जो मानो ऐसे अवसरों के लिए उन्होंने पहले से ही तैयार करके रखा था। वो मेरे पिताजी को जानते थे और ये बात ठीक थी कि पिताजी किसी सूरत में मुझे फिल्मों में काम करने की आज्ञा नहीं दे सकते थे। फिर अगर सचमुच ही मैं फिल्मों में दाखिल हो गया और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, जिसकी संभावना इस लाइन में सफलता से कहीं अधिक थी, तो मेरे पिताजी ने सारा दोष उन पर लगाना था और वो डर गए थे। लावारिसी के आलम में कुछ दिन कलकत्ता शहर की गलियों में चक्कर काटकर मैं वापस रावलपिंडी पहुंच गया। 1 साल और बीत गया। जिंदगी की तलखियों से बदन पर कुछ और खराशें उभर आईं। हौसले और भी पस्त हो गए। इस बीच शादी भी हो गई। पिंडी से फिर दिल उचाट हो गया। फिर कलकत्ता भाग खड़ा हुआ। फिर पंडित सुदर्शन जी का द्वार जा खटखटाया। इस बार मिलते ही वो मुझे आशीर्वाद पर आशीर्वाद देने लगे और मेरी प्रशंसा के पुल बांध दिए। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाकर बताया कि मैं वही नवयुवक हूँ जिसकी वो अपने सामने इतनी बार प्रशंसा कर चुके हैं, एकमात्र नवयुवक जिसने उनकी नसीहत पर अमल करके फौरन फिल्मों का इरादा छोड़ दिया था। उन्होंने मेरी पत्नी की आवभगत की और मेरे घर वालों का हालचाल पूछा। अब तुम क्या करते हो बेटा? उनकी पत्नी ने पूछा। उस हालत में मैं भला कैसे कह सकता था कि वास्तव में मैंने फिल्मों का ख्याल छोड़ा नहीं है, बल्कि इस बार तो मुंह फाड़ कर उनकी सहायता मांगने आया हूं। बिजनेस, मैंने उत्तर दिया और हम पति पत्नी उठकर चले आए। कुछ समय और बीत गया और विचित्र दिशाओं में भटकने के पश्चात, जिसका संबंध फिल्मों से अधिक साहित्य और राजनीति से था, मुझे अज्ञेय और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रभाव से शांति निकेतन में नौकरी मिल गई। इस प्रकार मेरा स्वाभिमान, जो अब तक लगभग सारे का सारा नष्ट प्राय हो चुका था, एक बारगी ही लौट आया, सूद और असल के साथ। वेतन तो केवल 50 रुपए था, पर गुरुदेव टैगोर के नाम के कारण तब वो जीवित थे। शांति निकेतन में अध्यापन किसी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी से भी अधिक महत्व रखता था। पूजा की छुट्टियों में जब हम रावलपिंडी पहुंचे तो लगभग सारा शहर फूलों के हार लिए स्टेशन पर हमारे स्वागत के लिए पहुंचा हुआ था। शांति निकेतन में गुजारे दिन बड़े अनमोल थे। मेरी पत्नी दमयंती यानी दम्मो को भी अपने विकास के ऐसे अवसर उपलब्ध हुए जो रावलपिंडी के तंग दायरे में अकल्पित थे। यही उसने बीए किया और अन्य सैकड़ों तरह की गतिविधियों में भाग लिया। हम दोनों बहुत संतुष्ट थे। छुट्टियों में हम एक बार जब कलकत्ता गए तो अपने फिल्मी मित्रों के भी दर्शन किए। पृथ्वीराज कपूर दम्मो के बड़े भाई के अभिन्न मित्र थे। हम पृथ्वीराज जी के घर गए। वो बड़े प्यार से मिले। अब भी जब कभी मिल बैठते हैं वो उस मुलाकात का जिक्र बड़े प्यार भरे शब्दों में करते हैं। राज कपूर तब लगभग 12 वर्ष का प्यारा सा बालक था। पृथ्वीराज और जगदीश भापा हमें न्यू थिएटर शूटिंग दिखाने भी ले गए। सहगल और लीला देसाई की शूटिंग चल रही थी। फिल्म का नाम शायद प्रेसिडेंट था। नितिन बोस निर्देशन कर रहे थे।
सहगल सेट की दीवार के पीछे छिपकर सिगरेट का कश लगाकर आते थे। हालांकि सेट पर सिगरेट पीने की मनाही थी, पर सहगल को रोकने की जुर्रत कौन कर सकता था। सहगल को भी नहीं मालूम था कि धुआं बाहर वालों को दिखाई दे जाता है। वो अपनी जगह चालाक बने हुए थे, नितिन बोस अपनी जगह। कौन सोच सकता था कि एक दिन दम्मो पृथ्वीराज जी के साथ दीवार में मुख्य भूमिका निभाएगी और मैं उन्हीं लीला देसाई द्वारा निर्मित काबुलीवाला में पठान बनूंगा, या अमीय चक्रवर्ती के निधन के पश्चात यही नितिन बोस कठपुतली फिल्म पूरी करेंगे। एक और मजेदार घटना भी वर्णनीय है। दम्मो ने अगले दिन कहा, असल में मिलने लायक आदमी तो बरुआ हैं, उनसे मिले बगैर चले जाने में क्या मजा है। सो अगले दिन हम पीसी बरुआ के घर जा पहुंचे। उनके सेक्रेटरी ने पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन हमने उसे इस योग्य भी नहीं समझा कि उसकी तरफ कोई ध्यान देते, और सीधे बैठक में जाकर कुर्सियों पर बैठ गए। बैठक पुस्तकों से भरी हुई थी। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का पूरा सेट वहां रखा हुआ था। हम खूब प्रभावित हुए। ऊपर जाकर सेक्रेटरी ने अवश्य ही कहा होगा कि हम शांति निकेतन से आए हैं। शायद इसी कारण बरुआ ने हमें कुछ मिनटों के लिए बुला लिया। हालांकि उस दिन उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी। पत्नी? कौन? जमुना? हम जानने के लिए बेताब हो रहे थे, पर यह पूछ सकने की हिम्मत किस में थी। बरुआ आए, बड़े थके थके दिखाई दे रहे थे, जैसे सारी रात सोए ना हो। प्रश्न सूचक दृष्टि से हमारी तरफ देखने लगे। और तो कुछ सूझा नहीं। हमने उनकी फिल्मों पर आलोचना करनी शुरू कर दी, जैसे अपने फिल्म योग्यता की हम धाक जमा रहे हों। आपने मुक्ति का वो दृश्य ऐसे क्यों ना लिया? मंजिल में उस पार्ट के लिए अगर उसके स्थान पर उस कलाकार को ले लेते। बरुआ चुपचाप सुनते रहे। इस तरह के लोगों से उनका पहली दफा वास्ता नहीं पड़ा था। आखिर जब हमने बोलना बंद किया तो वो काफी देर तक देवदास के पात्र की तरह चुपचाप बैठे रहे। फिर बोले, आप फिल्मों में काम करना चाहते हैं? ऐसे बेबाक सवाल के लिए हम तैयार नहीं थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझसे पहले ही शरारत से हंसते हुए दम्मो ने कह दिया। अच्छी बात है, कल सुबह 10 बजे आप स्टूडियो आ जाइए। ये कहकर बरुआ ने हमें विदा कर दिया। सारा दिन हम हवा में उड़ते रहे। फिल्मों के प्रथम श्रेणी के निर्देशक ने हमें खुद अपने मुंह से कलाकार बनने का निमंत्रण दिया था। तब हमें मालूम नहीं था कि निर्देशक पीछा छुड़ाने के लिए जानबूझकर ऐसा करते हैं। संभव है अगर हम अगले दिन सचमुच स्टूडियो जा पहुंचते तो बरुआ हमें मिलने से भी इनकार कर देते। पर एक बात से मुझे विश्वास होता है कि बरुआ ने हमें टाला नहीं था, क्योंकि बाद में जब भी शांति निकेतन में दम्मो और मुझ में कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाता तो वो मुझे डराने के लिए बरुआ का अपने हाथों से लिखा एक पत्र दिखा देती। इसमें बरुआ ने उसे फिर विश्वास दिलाया था कि वो उसे अपनी अगली फिल्म में एक प्रमुख भूमिका देने के लिए तैयार हैं। फिर एक दिन शांति निकेतन से हम सेवाग्राम जा पहुंचे। वहां फिल्मों के ख्याल से बिल्कुल दूर ही हो गए। मेरी कहानियां अब हिंदी पत्रिकाओं में आम छपने लगी थीं और उम्र के हिसाब से आवश्यकता से कुछ अधिक ही प्रसिद्धि प्राप्त हो गई थी। संसार में भी बड़े जबरदस्त परिवर्तन हो रहे थे। दूसरे महायुद्ध की भूमिका बंध चुकी थी। हिटलर और मुसोलिनी की फौजें यूरोप में तबाही मचा रही थीं। सुभाष बोस को प्रधान चुने जाने के बाद गांधी जी ने त्यागपत्र देने के लिए विवश कर दिया था, जिसमें सारे देश की बेचैनी फैली हुई थी। सेवाग्राम में हम प्रतिदिन जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद और देश के अन्य कितने ही बड़े बड़े नेताओं के दर्शन करते। दम्मो ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और जवाहरलाल नेहरू को एक बार अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाई थी। जिस शिक्षा संघ में मैं काम करता था, डॉक्टर जाकिर हुसैन उसके प्रधान थे। ऐसे केंद्रीय और महत्वपूर्ण वातावरण में रहते हुए, जहां कस्तूरबा, मीराबेन और आशाबेन जैसे महान लोगों के साथ हमारा रोज का संपर्क था, भला फिल्म जैसी बेमतलब चीज की तरफ मेरा ध्यान कैसे जा सकता था। देखते देखते दूसरा महायुद्ध छिड़ गया। अचानक मेरे जीवन इतिहास ने भी फिर एक करवट ली और दम्मो और मैं BBC लंदन में अनाउंसर का काम संभालने के लिए सेवाग्राम को अलविदा कहकर यूरोप की तरफ उड़ान भर गए। पार्ट 4। लंदन में शुरू के 4-5 महीने रौनकें ही रौनकें देखी। सर्दियों में हिटलर पोलैंड को दबाकर बैठ गया था। फिर बाहर, बल्कि गर्मियों तक उसने और कोई कदम नहीं उठाया। सारा इंग्लैंड इस भ्रम का शिकार हुआ लगता था कि हिटलर को जो चाहिए था उसने ले लिया है। अब तो लड़ाई सिर्फ नाम मात्र की है। लोग
चैन की चिड़िया उड़ा रहे थे। चैम्बरलेन सरकार सुख की नींद सोई पड़ी थी। इतना धन ऐश्वर्य, इतना हंसी खेल, इतना संतुष्ट जीवन मैंने सपने में भी नहीं देखा था। बढ़िया जीना, सांसारिक सुखों का बिना संकोच के भरपूर मजा लूटना, यही हर किसी का उद्देश्य लगता था। सेवाग्राम और शांति निकेतन में रहकर मैं इतना जरूर समझ गया था कि इस सारे धन ऐश्वर्य को हमारे देश का ही खून चूस कर एकत्र किया गया था। पर मन के सचेतन संस्कारों से अचेतन संस्कार ज्यादा प्रबल होते हैं। हिंदुस्तान में सुनहरी बालों वाली अप्सराएं दूर दूर से ही दिखाई देती थीं। यहाँ चाहे हाथ मारकर जितनी झपट लें, वहाँ जीवन तंगियों, चिंताओं, दुविधाओं, अभावों, कठोरताओं, तनाव और कलह से भरा पड़ा था। यहाँ बहुतायत, बेपरवाही, आज़ादी और सहूलियतों का अंत नहीं था। बहती गंगा में नहाने को किसका दिल नहीं ललचा पड़ता। यहाँ मेरे लिए कला के श्रेष्ठ पक्षों से परिचित होने के भी अच्छे अवसर थे। ये मैं भूल ही बैठा था। मैं नाटक देख सकता था, महान संगीत सुन सकता था, चित्रशालाओं का अध्ययन कर सकता था, पर इनके लिए मेरे पास वक्त नहीं था। रंगरेलियां मनाने में मेरी तनख्वाह का इतना बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता था कि सिनेमा और नाच गानों के नग्न रिव्यू आदि सस्ते तमाशे देखकर ही मैं संतुष्ट हो जाता था। और फिर अचानक आकाश से हिटलर का कहर टूट पड़ा। देखते ही देखते सब खुशहालियां नष्ट भ्रष्ट होने लगीं। जवानी की उम्र में उस तबाही के तांडव का भी अपना एक नशा था। पर जब मौत नजदीक आकर फिर से आंखों में घूरने लगती तो डर भी लगता। पर मौत का इतना डर नहीं था जितना परदेश में मरने का, बेमतलब मरने का। उस लड़ाई से मेरा कोई संबंध नहीं था, न मेरे देश का था। ये बात मेरे मन में उलझन सी पैदा किए रहती थी। अब सिनेमा जाना सिर्फ मनोरंजन ही नहीं रहा था, मन की चिंता और घबराहट से भी कुछ देर के लिए छुटकारा पाना मनोरथ होता था। मैं जितनी देर सिनेमा के अंदर बैठा रहता, मन बहलाव होता रहता, पर बाहर आने पर फिर असलियत दुगने धमाके के साथ धावा बोल देती। कोई वक्त था जब फिल्म में देखी परछाइयों का असर कितनी कितनी देर तक दिमाग पर छाया रहता था। अब बाहर आते ही परछाइयां बेमतलब और फीकी महसूस होने लगती। ऐसा लगता जैसे वो मुझे सारा वक्त मूर्ख बनाती रही हों। कभी फिल्मों को मैंने इतनी अहमियत दे रखी थी, अब मुझे साफ पता चल गया था कि वो जिंदगी की रूखी हकीकतों से छुटकारा दिलाने का वक्ती साधन मात्र होती थी। शराब, सिगरेट या औरतबाजी की तरह एक नशा सा। कभी फिल्में मेरी नज़र में एक कला थी, अब वो उस स्तर से बहुत नीचे उतर गईं। पर कुछ देर बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने फिर मुझे अपनी राय बदलने पर मजबूर कर दिया। रूस अब लड़ाई में आ गया था, अंग्रेज़ों का साथी और हिमायती बन चुका था। टोटनहैम कोर्ट रोड के एक सिनेमा घर में रूसी फिल्में दिखाई जाने लगीं। पहली फिल्म जो मैंने देखी उसका नाम था सर्कस। उसकी कहानी मुझे अब तक नहीं भूली। अमेरिका से एक सर्कस मॉस्को आता है जिसका खेल लोगों में अत्यंत प्रिय हो जाता है। सबसे खतरनाक और अचरज वाला खेल है एक लड़की को तोप के मुंह में भरकर पीछे से बारूद लगाकर उड़ा देना। लड़की उड़ती हुई सर्कस के तंबू की छत से जा लगती और फिर नीचे एक जाल में संभाल ली जाती। बड़ी खूबसूरत थी वो लड़की। एक रूसी नवयुवक जो खुद सर्कस का कलाबाज था उसकी ओर आकर्षित होता है। वो उससे मिलने का हर संभव प्रयत्न करता है, मगर लड़की हमेशा टाल जाती है। वो कभी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। रूसी लड़का सख्त हैरान है कि लड़की इतनी शर्मीली और डरपोक क्यों है। एक दिन वो चालाकी से चोरी से उसके कमरे में जा घुसता है। क्या देखता है कि वो एक काले स्याह निग्रो बच्चे को छाती से लगाए दूध पिला रही है। वो हक्का बक्का रह जाता है। पहले तो लड़की उसे डांटती फटकारती है, फिर फूट फूट कर रोने लगती है। रूसी लड़के की तरफ वो स्वयं भी आकर्षण महसूस कर रही थी, इसीलिए उससे छिपने का प्रयत्न करती थी। उसका मन आत्मग्लानि का शिकार था। पहले अमेरिका में उसका एक निग्रो लड़के के साथ प्यार हुआ था। वो लुक छिप कर मिलते थे, पर बहुत सावधानी बरतने पर भी लड़की को गर्भ ठहर गया था। भयभीत होकर वो घर से भाग उठी। वो जानती थी कि अगर किसी को पता चल गया तो लोग भले ही उसकी जान बख्श दें, उसके निग्रो प्रेमी को जरूर जान से मार डालेंगे। मुसीबत के वक्त में एक चालाक आदमी उसका सहयोगी बनता है और सब्ज बाग दिखाकर उसे एक सर्कस के मालिक के आगे बेच डालता है। मालिक परिस्थिति का खूब लाभ उठाता है। वो लड़की और उसके काले कलूटे बच्चे को शरण तो अवश्य दे देता है, लेकिन पूरी तरह अपना गुलाम बनाकर। वो उसको डराता है कि अगर उसने ज़रा भी बाहर की दुनिया में कदम रखा तो वो उसका राज फाश कर देगा और लोग उसे लिंच कर देंगे। इसी डर के कारण वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी।
इसीलिए वो रूसी नौजवान के आगे बढ़ने से कतराती थी। रूसी नौजवान उसकी कहानी सुनकर जोर से हंस पड़ता है। वो उसे बताता है कि क्रांतिकारी सोवियत देश में काले गोरे, ऊंच नीच, जात पात और धर्म मजहब के सब भेदभाव सदा के लिए खत्म हो चुके हैं। सब इंसान पूरी तरह बराबर हैं। उसे यहाँ किसी किस्म का डर नहीं है। लड़की को यकीन नहीं आता कि कोई गोरी कौम काली नस्ल को बराबरी का दर्जा दे सकती है। वो डरी हुई सी लड़के के साथ मॉस्को शहर में घूमती फिरती है। उसे पता चलता है कि लड़का सच कह रहा था। वो उसके माँ बाप से मिलती है, जिन्हें पहले ही ये पता है कि वो एक काले बच्चे की माँ है। उनसे उसे और उसके बच्चे को खूब मान और प्यार मिलता है। धीरे धीरे लड़की में हिम्मत आ जाती है और कुछ ही दिनों में दोनों की दोस्ती प्रेम में बदल जाती है और वो निडर होकर सर्कस के मालिक के पास जाकर आपस में शादी करने का ऐलान करते हैं, जिसका अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार वो कोई विरोध नहीं कर सकता। अमेरिकन सर्कस चला जाता है। लड़की और लड़का दोनों अब एक रूसी सर्कस में काम करने लगते हैं और फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि किस तरह उस लड़की का नीग्रो बच्चा न केवल सर्कस के साथियों का बल्कि सोवियत यूनियन की सभी जातियों, उज़्बेक, ताजिक, तुर्कमानी, मंगोली, आर्मीनों की आंखों का तारा बन जाता है। ये आखिरी दृश्य इतने कमाल के साथ दिखाया गया था कि मुझे रोमांच हो आया। इस फिल्म का मेरे मन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा मैं बयान नहीं कर सकता। जब मैं सिनेमा से बाहर निकला तो हवाई हमले का सायरन बज चुका था। गुप्त अंधेरे में मेरी आंखों और मुंह को हवा में कुछ चुभता हुआ सा महसूस हो रहा था। बालों में भी कांच के छोटे छोटे टुकड़ों से भरी मिट्टी गिर रही थी। कहीं नज़दीक ही बम गिरा था, पर मैं इन सारी कठिनाइयों से बेखबर था। मेरे अंदर एक अजीब एहसास ठाठे मार रहा था। इंसान कितना महान है, जिंदगी कितनी महान है, कितनी जीने योग्य है। मैं अपने अंदर फौलाद सा भरता हुआ महसूस कर रहा था। मेरे सारे डर उड़ गए थे। ये प्रभाव अमरीकी फिल्मों के प्रभाव से एकदम उलट था। अमरीकी फिल्में इंसान को घटिया, अपनी परिस्थितियों और प्रवृत्तियों का गुलाम दिखाती थी। वो उसकी अंदरूनी ताकतों के नहीं, उसकी कमजोरियों के राग अलापती थी। 2-3 दिन बाद इस फिल्म को देखने की इच्छा फिर हुई। जब मैं हॉल में दाखिल हुआ तो फिल्म शुरू हो चुकी थी। मैं नहीं देख सका कि मेरे आसपास कौन बैठा हुआ था, पर जब फिल्म खत्म हुई और रोशनियां जलीं तो मैंने देखा कि हॉल खचाखच फौजी वर्दियों वाले अमरीकी नीग्रो सिपाहियों से भरा हुआ था। उनके चेहरों पर वही चमक थी जो मैं अपने अंदर महसूस कर रहा था। उनके साथ ही अपने देश में उसी तरह का बर्ताव होता था जो काले आदमी की हैसियत से मैं सहता आया था। उन अमरीकी नीग्रो सिपाहियों की भारी संख्या ने मुझे विश्वास दिलाया कि वो रूसी फिल्म अगर प्रोपेगेंडा थी तो उस प्रोपेगेंडा में भी सच्चाई थी। मुझे तब एहसास हुआ कि प्रोपेगेंडा झूठा भी हो सकता है और सच्चा भी। प्रोपेगेंडा हर हालत में बुरी चीज़ नहीं है, वो अच्छी चीज़ भी हो सकता है। उसके बाद जो भी रूसी फिल्म उस सिनेमा घर में आती मैं उसे ज़रूर देखने जाता, क्योंकि वो मुझे कम से कम कुछ दिनों के लिए डर से मुक्ति दिला देती थी। वे फिल्में देखकर मेरा मनुष्यता में विश्वास बढ़ता था। मैं शक्तिशाली हो जाता था। अलेक्जेंडर नेव्स्की, बैटलशिप पोटेम्किन, बाल्टिक डेप्यूटी, चेपायेव, शारज, माँ, गोरकी की जीवन कथा, वोल्गा वोल्गा और कितनी ही अन्य रूसी फिल्में मैंने देखी। मुझे सोवियत कला के बारे में और ज़्यादा जानने की इच्छा हुई। मैंने किताबें पढ़ी और मुझे पता चला कि ये फिल्में मुझे ही अच्छी नहीं लगीं, बल्कि संसार भर के फिल्मकारों ने मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा की है और उन्हें फिल्म इतिहास में शाहकार फिल्मों का दर्जा दिया है। मैं आइजनस्टाइन और पुडोव्किन नामों से परिचित हुआ। चारखसोव के अभिनय का मैं दिल से और दिमाग से दीवाना हो गया। तब मुझे कल्पना भी नहीं हो सकती थी कि किसी दिन मैं खुद चारखसोव और पुडोव्किन के देश जाऊंगा और जिस तरह मैंने उनकी फिल्में देखी हैं वे भी मेरी फिल्म 2 बीघा ज़मीन देखेंगे। वे भी हिंदुस्तान आएंगे और मैं उनके गले में बाहें डाल सकूंगा। इस तरह सोवियत यूनियन, मार्क्सवाद और लेनिनवाद से मेरी पहली पहचान फिल्मों द्वारा हुई। मैं उस देश के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गया जो इतनी अच्छी फिल्में बनाता था। अमरीकी फिल्मों के बारे में मेरा भ्रम टूट गया। वो मुझे सोवियत फिल्मों के मुकाबले में फीकी और घटिया लगने लगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब भी सोवियत फिल्मों को शाहकार मानता हूँ। अजीब सी बात है कि लड़ाई के बाद के दिनों में सोवियत फिल्मों का स्तर एकदम गिर गया था। इस बात को रूसी भी मानते हैं। वो इसका दोष स्टालिन की डिक्टेटरशिप को देते हैं। इसमें कितना सच है वही जाने। मेरा अपना अनुभव यह है कि मुझ पर सोवियत फिल्मों का जितना प्रभाव तब पड़ा था वो आजकल की सोवियत फिल्मों का नहीं पड़ता। पर इसमें भी संदेह नहीं कि जितनी सोवियत फिल्में देखने का अवसर मुझे लंदन में मिलता था वो आजकल हिंदुस्तान में नहीं मिलता। इसलिए हो सकता है कि मेरा अनुमान गलत हो।
मार्क्सवाद के बारे में किताबें पढ़ते हुए मुझे रजनी पामदत्त और कृष्ण मेनन की किताबों का भी पता चला। मुझे समझ में आने लगा कि महायुद्ध क्यों होता है, समाजवाद और मार्क्सवाद का आदर्श कैसे मनुष्यता के लिए विकास का एक नया पड़ाव है। सोवियत यूनियन उस समय सख्त खतरे में से गुजर रहा था और अत्यंत बहादुरी से लड़ रहा था। सारे संसार की नज़रें स्टालिनग्राद और लेनिनग्राद की तरफ लगी हुई थीं। हमारे अपने देश में साम्राज्यी जुल्म का कहर पड़ा हुआ था। बंगाल के अकाल की खबरें, गांधी और नेहरू के कैद में होने की खबरें दिल को बहुत सख्त बेचैन करती थीं। पर इसके साथ ये भी पता था कि सारे अन्याय के बावजूद हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की आशाएं समाजवाद और जनतंत्र की जीत के साथ जुड़ी हुई हैं, हिटलर की फासिस्ट बर्बरता के साथ नहीं। इस तरह मुझे अपने रेडियो के काम में भी एक नया आनंद आने लगा। मैंने अपने हिंदी और उर्दू के उच्चारण को संवारने पर बहुत मेहनत की। मैंने जॉन गिलगुड, टी.एस. इलियट, जॉर्ज ऑरवेल, हैरोल्ड लॉस्की, लायनल फील्डन, गिलबर्ट हार्डिंग और अन्य कितने ही उच्च कोटि के अंग्रेज चिंतकों, साहित्यकारों और कलाकारों से मित्रताएं गांठी। उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ प्राप्त किया। लड़ाई के ज़माने का एक लाभ ये भी था कि यूरोप और अमेरिका के अच्छे से अच्छे फिल्म और स्टेज अभिनेता अभिनेत्रियां बीबीसी पर अपने प्रोग्राम देने आया करते थे। वो नाटक खेलते थे, मनोरंजक कार्यक्रम देते थे। बॉब हॉप, लॉरेंस ओलिवियर, माइकल रैडग्रेव, बेब डेनियल, विवियन ली और अन्य कितने ही कलाकारों के काम को नज़दीक से देखने का मौका मिला। मैंने उनमें सबसे बड़ी खूबी ये देखी कि वो वक्त के बड़े पाबंद थे। रिहर्सल हो या ब्रॉडकास्ट, वो कभी आधे मिनट की भी देरी नहीं किया करते थे और काम के समय दुनिया जहान को भूल जाते थे। उनके काम का सिलसिला एक मशीन की तरह चलता था। मिलकर काम करते वक्त किसी को छोटे बड़े का एहसास नहीं रहता था। सबके साथ एक जैसा व्यवहार होता था और आपस में भी वो एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते थे। लगन और तन्मयता का एक अद्भुत सुंदर वातावरण पैदा हो जाता था, जिसके मुकाबले में हम हिंदुस्तानियों के ढुलमुल व्यवहार यकीनन दिल को चुभते थे। प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए हिंदुस्तानी कभी भी वक्त पर नहीं आते थे। जो आते उनमें से आधे अपना पार्ट घर भूल जाते। स्क्रिप्ट वक्त पर तैयार ना होता। अंग्रेज कलाकारों का काम देखकर मैंने एक बात जरूर गांठ बांध ली थी कि कला की प्रेरणा दिव्य लोक से नहीं आती, बल्कि संयम, मेहनत और पाबंदी से आती है। तब अभिनय के क्षेत्र में मेरे कल्पित स्तर और ऊंचे हुए। समझ में आया कि खरा क्या है और खोटा क्या है। मैंने उन दिनों बड़ी मेहनत की। हिंदुस्तान वापस आकर इस बात की बड़ी खुशी हुई कि हमारे लंदन से पेश किए गए कई ड्रामे यहाँ काफ़ी शौक के साथ सुने और पसंद किए गए थे। बीबीसी में काम करते हुए उच्च कोटि के कलाकारों को स्टूडियो में रिहर्सल करते देखकर मैं इस नतीजे पर भी पहुंच गया था कि रेडियो पर आवाज़ के उतार चढ़ाव नकली ढंग से पैदा करना गलती है। भावना यथार्थ और सच्ची होनी चाहिए। आवाज़ की बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए कि वो कैसे निकलती है या निकलनी चाहिए। मैंने आवाज़ की ट्रेनिंग के बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दिया। इसके लिए मैं अंग्रेज कलाकारों का एहसानमंद हूँ। ज्यों-ज्यों लड़ाई संगीन होती गई, मेरा जिंदगी के बारे में दृष्टिकोण भी गंभीर होता गया और जो मैं अपने बारे में कह रहा हूँ वो मेरी पत्नी दम्मो पर भी उतना ही लागू होता था। वो भी बीबीसी में मुलाजिम थी। कार्यक्रमों में वो भी उतना ही हिस्सा लेती थी, बल्कि माइक पर उसे मुझसे ज़्यादा अधिकार था। फौजी भाइयों के लिए संगीत के सबसे पहले प्रोग्राम उसने पेश करने शुरू किए थे और हर हफ्ते उसे दूर दराज के देशों से सैकड़ों श्रोताओं के पत्र आते थे और कई बार अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से जैम, पनीर, चाय और कितनी ही सौगातों के पार्सल भी आया करते थे। हम दोनों लंदन के यूनिटी थिएटर के भी मेंबर बन गए। अब कोई भी अच्छा नाटक या कॉन्सर्ट हो, हम देखे बिना नहीं छोड़ते थे। अभिनय कला के लिए हमारी रुचि बड़ी प्रबल हो चुकी थी, पर अभी भी हमारे दिलों में फिल्मों में काम करने का ख्याल नहीं उठा था। हाँ, दिन प्रतिदिन देश जाने की इच्छा जरूर प्रबल होती जा रही थी। अपने लाडले लाल परीक्षित को, जो मुश्किल से 10 महीने का था, दम्मो मेरी माँ के पास छोड़ आई थी। माँ ने लड़ाई के ज़माने में उसे साथ भेजने से साफ इनकार कर दिया था। मैं दम्मो की आंखों को अपने बच्चे के लिए तरसते देखकर कई बार तड़प उठता। पर हिंदुस्तान रवाना होने से पहले एक और उल्लेखनीय घटना हुई। चीन भी तब लड़ने वाले देशों में शामिल हो चुका था। बीबीसी का एक प्रतिनिधिमंडल सारे चीन का चक्कर लगा आया था और उसके सदस्यों के वक्तव्य और भाषण हमारे दिमाग में भी आए। उनसे पता चला कि जापान के खिलाफ सबसे ज़्यादा बहादुरी से उत्तरी चीन की कम्युनिस्ट फौजें लड़ रही थीं। उन फौजों के विचित्र हाल उन्होंने लिखे थे। मालूम हुआ कि वो फौजी लड़ते भी हैं और किसानों के साथ मिलकर खेती भी करते हैं।
हर जत्थे ने अपनी नाटक मंडली बनाई हुई थी जो युद्ध संबंधी राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं को लेकर तुरंत नाटक तैयार कर लेती थी। गांव के लोगों का उन नाटकों द्वारा मनोरंजन भी होता था और उत्तम शिक्षा भी मिलती थी। उनके ज्ञान चक्षु खुलते थे। उस थिएटर का नाम पीपल्स थिएटर था। प्रतिनिधिमंडल अपने साथ बहुत सा चीनी संगीत भी रिकॉर्ड करके लाया था, जिसमें से बहुत सा चीनी पीपल्स थिएटर के कलाकारों का था। कुछ एक नाटकों के अंश भी वो लाए थे जो हमने अनुवाद करके ब्रॉडकास्ट किए। इस पीपल्स थिएटर के प्रति मेरा और मेरी पत्नी का काफ़ी आकर्षण हो गया। वैसे थिएटर की तो हमारे भारत में भी काफ़ी ज़रूरत है। क्यों न हमारे देश में भी गांव-गांव में नाटक मंडलियां हों जो लोगों की चेतना जागृत करें। मैंने अपने कॉलेज के दिनों में नोरा रिचर्ड को एक ऐसा प्रयोग करते हुए देखा था और वो काफ़ी सफल रहा था। नोरा रिचर्ड ने ग्रामीण जीवन की झांकियां बड़े यथार्थ के साथ प्रस्तुत की थीं। कोई बड़े सेट नहीं लगाए थे और न ही स्टेजी आडंबर ही किया था। सारे कार्यक्रम पर मुश्किल से 10 रुपये खर्च हुए होंगे, पर उन नाटकों का मैंने रावलपिंडी के रेल मजदूरों और उनके परिवारों पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ते हुए देखा था। इसी तरह की एक बात शांति निकेतन में भी हुई थी और महान चित्रकार नंदलाल बोस से मुझे एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिली थी। इस प्रसंग में उसका जिक्र मैं करना चाहूँगा। शांति निकेतन के एक विद्यार्थी ने बर्नार्ड शॉ के एक नाटक आर्म्स एंड द मैन का हिंदी अनुवाद किया था। मुझे वो अनुवाद पसंद आया था और मैंने उसे स्टेज पर खेलने का फैसला किया। रिहर्सलें तो मैं करता चला गया, पर बाकी तकनीकी बातों की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे उनका ज्ञान ही नहीं था। मैंने सोचा जब खेलने का दिन नज़दीक आएगा तो देखा जाएगा। आखिर वो दिन सर पर आ ही पहुंचा और जब पात्रों की पोशाकों और स्टेज की दूसरी सामग्री की सूची बनी तो मेरा कलेजा बैठ गया। कितनी ही फौजी वर्दियों की जरूरत थी। बंदूक, कारतूस लटकाने वाली पेटियां, घुटनों तक आने वाले बूट, हेलमेट और न जाने क्या क्या। एक अध्यापक साथी ने सलाह दी कि तुरंत किसी को ये चीजें किराए पर ले आने के लिए कलकत्ता भेज दिया जाए, पर किराया कम से कम 100 रुपया तो जरूर ही लगेगा। वो 100 रुपये हम कहाँ से लाते? हमारे पास तो 10 रुपये भी नहीं थे। खबर मिली कि टीकमगढ़ के हिंदी प्रेमी महाराजा साहब शांति निकेतन पधारे हुए हैं और गेस्ट हाउस में ठहरे हैं। मैं उनसे जाकर 100 रुपये मांग लाया। मुझे पता नहीं था कि इस तरह आगंतुकों से चंदा मांगने की सख्त मनाही थी। बात बाहर निकल गई। अध्यक्ष महोदय ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाकर सख्त डांटा और आदेश दिया कि मैं फौरन पैसे वापस कराऊं। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, न तो आप हमारी मदद करते हैं और अगर हम मजबूरन किसी से मदद मांगते हैं तो आप नाराज होते हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि हमारा नाटक ना हो? अध्यक्ष महोदय खामोश रहे। मैंने बाहर आकर घोषणा कर दी कि नाटक नहीं होगा। थोड़ी देर बाद जब मैं सामूहिक रसोई घर से खाना खाकर बाहर निकल रहा था तो मैंने देखा मास्टर मोशाय यानी कि नंदलाल बोस मेरी प्रतीक्षा में खड़े थे। मुझे पास बुलाकर गंभीरता से कहने लगे, मैंने सुना है नाटक का ऐलान करके तुमने उसे कैंसिल कर दिया, क्या ये ठीक बात है? हाँ जी, मैंने कहा, पर इस तरह शांति निकेतन में आज तक कभी नहीं हुआ। मुझे फिर गुस्सा आ गया। मुझे लगा जैसे वो मेरी लाचारी का मजाक उड़ा रहे हों, पर उन्होंने बड़ी नम्रता से कहा, आओ मेरे साथ कला भवन, तुम्हें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम प्राप्त करा देंगे। मुझे विश्वास ना आया। भला वे मुझे फौजी वर्दियाँ, बंदूकें और पिस्तौल कहाँ से निकाल कर दे देंगे? पर वे एक महान कलाकार थे, मैं उनकी अवज्ञा नहीं कर सकता था, सो चुपचाप उनके साथ चल पड़ा। कला भवन पहुँचकर मैंने उन्हें अपनी सूची पढ़कर सुना दी। फौजी वर्दियाँ? किस तरह की फौजी वर्दियाँ? वो कहने लगे, जैसी भी फौजी वर्दियाँ मिल जाए काम चल जाएगा। पर बर्नार्ड शॉ का नाटक तो सर्बिया देश के बारे में है, तुम्हें तो सर्बियन फौजी वर्दियाँ और हेलमेटों की ज़रूरत होगी। मुझे वो फिर मजाक करते हुए महसूस हुए। मुझे क्या मालूम सर्बियन वर्दियाँ कैसी होती हैं? कोई भी वर्दियाँ हो काम चल जाएगा, मैंने खींच कर कहा। नहीं नहीं, हम तुम्हें सर्बियन फौजी वर्दियाँ ही देंगे। ये कहकर वो एक अलमारी से एक बड़ी सी किताब निकाल लाए जिसमें हर मुल्क के फौजी सिपाहियों की रंगीन तस्वीरें छपी हुई थीं। सर्बियन सिपाहियों और अफसरों की तस्वीरें भी निकल आईं। तब मुझे मास्टर मोशाय की बातों पर कुछ कुछ यकीन होना शुरू हुआ। 2 दिन बाद आना, हम तुम्हें सब चीज़ें दे देंगे। उसी दिन मास्टर मोशाय ने सारे कला भवन के विद्यार्थियों को इस काम पर लगा दिया। मिट्टी और सीमेंट मिलाकर हेलमेट बना दिए गए। गत्ते और टिश्यू पेपर के लंबे बूट, पेटियां, पिस्तौलें और घर बन गए। विद्यार्थियों से खाकी बरसाती कोट मांग मांग कर जाने उनका क्या क्या रूप बनाया गया। 2 दिन के अंदर सारा सामान तैयार था और जब हमने वो नाटक खेला तो खुद गुरुदेव टैगोर ने खूब प्रशंसा की। शो के अंत में मैंने देखा मास्टर मोशाय फिर उसी तरह हॉल के बाहर मेरी प्रतीक्षा में खड़े थे जैसे 2 दिन पहले किचन के बाहर मिले थे। अब मैं खुशी खुशी उनके पास गया और उनका बहुत धन्यवाद किया। वो मुस्कुराकर कहने लगे,
एक बात हमेशा याद रखना, 1000 रुपए खर्च करके कोई बुद्धू भी नाटक खेल सकता है। कलाकार वही है जो वही नाटक 10 रुपए में खेल कर दिखा दे। चीन के पीपल्स थिएटर के हाल पढ़कर नौरा रिचर्ड और नंदलाल बोस की शिक्षा फिर याद आई। दिल में शौक जागे, काश अगर कभी हमारे देश में भी किसी ऐसे ही पीपल्स थिएटर की लहर चल पड़े, कितना मजा आए ऐसे नाटक मंडली में काम करके। उस वक्त मुझे कैसे ख्याल आ सकता था कि बंबई में ख्वाजा अहमद अब्बास और कलकत्ता में बिनोय रॉय और शंभू मित्रा जैसे लोग हूबहू इसी तरह के थिएटर की स्थापना कर रहे हैं और एक दिन मैं और दम्मो उनके साथ ही जा बनेंगे। 1944 के शुरू में जर्मनी की पराजय निश्चित हो गई। समुद्री रास्ते खुलने शुरू हो गए और हम मई महीने में लंदन से देश की तरफ रवाना हुए। बीबीसी के उच्च अधिकारियों ने हमें अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट देने चाहे, पर हमने नम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। चाहे रेडियो की हो चाहे कोई और, हिंदुस्तान जाकर हमारा सरकारी नौकरी करने का हरगिज इरादा नहीं था। हमने एक आज़ाद देश में रहकर आज़ादी का मजा चखा था। उस आज़ादी को हम किसी भी हालत में गिरवी नहीं रखना चाहते थे। पर देश जाकर हम क्या करेंगे, इस सवाल का भी हमारे पास कोई जवाब नहीं था। रह रहकर शांति निकेतन ही आंखों के सामने आता था। दिल चाहता था कि वहीं वापस चले जाएं। वहां हमने बहुत ही प्यारे दिन गुजारे थे, पर क्या वहां हमें अब कोई वापस लेगा भी? पार्ट 5। अप्रैल 1944 में हम लोग बंबई से जहाज पर उतरे। यहाँ हमारे लिए सब कुछ अजीब अजीब सा था, लोग, जलवायु, पहनावा। अगर उस वक्त कोई मुझसे पूछता कि क्या मैं स्थायी रूप से बंबई में रहना पसंद करूंगा, तो मैं फौरन इनकार में सिर हिला देता। पर फिर भी मुझे देश में लौट आने की बेहद खुशी थी। मैंने बड़े शौक से उसी दिन पतलून उतार कर धोती बांध ली, जैसे कि शांति निकेतन और सेवाग्राम में बांधा करता था। पान मुंह में रखा और जब बिजली के खंभे के पास पीक थूकने लगा तो दीवार पर लगे वी शांताराम की फिल्म शकुंतला का इश्तेहार पढ़ा और पढ़ते ही मेरे शरीर में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रभात फिल्म कंपनी और शांताराम की पिछली फिल्म आदमी देखे हुए मुझे 4 साल बीत चुके थे। उसका भी मैंने मराठी रूप मानस ही देखा था, ठेठ मराठी शहर पूना में। वहां मैं हिंदुस्तानी तालीमी संघ की पहली कॉन्फ्रेंस के मौके पर सेवाग्राम से गया हुआ था। उस कॉन्फ्रेंस में अप्पा साहब पंत के साथ मेरी दोस्ती हो गई थी, जो आजकल शायद इंडोनेशिया में भारत के राजदूत लगे हुए हैं। तब वो ऑक्सफोर्ड की तालीम खत्म करके नए नए आए थे और झट से आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े थे। एक रियासत का राजकुमार इतनी बड़ी कुर्बानी करे, ये अचंभे की बात थी। मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। पूना में उनका अपना पेशवाई ठाट बाट वाला घर था। वहां एक शाम भोजन करने के बाद भारती साराभाई, अप्पा पंत और मैं ये फिल्म देखने गए थे जो उनके घर के नज़दीक ही चल रही थी। मैं बता नहीं सकता कि उस फिल्म का मेरे मन पर कितना गहरा असर पड़ा था। इतना यथार्थ वातावरण मैंने आज तक न्यू थिएटर की फिल्म में भी नहीं देखा था। मुझे लगा था जैसे मैं सिनेमा घर में बैठकर फिर उसी पूना शहर में घूम रहा हूं। रसोई घर और गुसलखाना भी वही थे जो मैं अपने निवास स्थान में रोज देखता और इस्तेमाल करता था। मैं अपने को रोक नहीं पाया। उसी रात मैंने श्री वी शांताराम को एक लंबा प्रशंसा पत्र लिख भेजा था। उनका जवाब भी आएगा, इसकी मुझे कैसे आस उम्मीद हो सकती थी, पर मैं हैरान रह गया था जब न केवल जवाब ही आया बल्कि उन्होंने मुझे स्टूडियो में आकर मिलने की दावत भी दे दी थी। निश्चित समय पर मैं प्रभात स्टूडियो पहुंच गया था। फाटक पर एक सज्जन ने मेरा स्वागत किया था और बड़ी विनम्रता के साथ मुझे ऊपर वाली मंजिल के एक कमरे में बिठाकर चला गया था। उसी कमरे में काले रंग की सादा सी बाबुओं वाली टोपी पहने, जिसका उन दिनों महाराष्ट्र के लोगों में बड़ा रिवाज था, एक आदमी चुपचाप पहले से बैठा था, मानो वो भी किसी का इंतजार कर रहा हो। कुछ ही देर बाद उस आदमी ने अंग्रेजी में मुझसे पूछा, क्या मिस्टर साहनी आप ही हैं? जी। मेरा नाम शांताराम है, उसने धीमे से अंदाज में कहा और हाथ जोड़कर नमस्ते की। मैं अवाक सा उसके चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। क्या कोई इस हद तक सीधा सादा आदमी फिल्म निर्देशक हो सकता है? सादगी तो मैंने बरुआ के घर में भी देखी थी, पर वो मुझे अपने जैसे सुशिक्षित और आधुनिक जमाने के आदमी दिखाई दिए थे। पर उस व्यक्ति का तो किसी प्राइमरी स्कूल का अध्यापक होना ज्यादा स्वाभाविक था।
मैं अपनी कुर्सी उठाकर उनके नज़दीक ले गया और फिर उन्हें बताया कि मैं उनकी फिल्म से कितना प्रभावित हुआ था। उन्होंने जवाब दिया कि वो मेरे नाम से परिचित ही नहीं हैं, बल्कि हिंदी पत्र पत्रिकाओं में मेरी कहानियां भी उनकी नज़रों से गुजर चुकी हैं। मैं हक्का बक्का सा उनकी तरफ देखता रह गया। आपने मेरी कहानियां? मैंने रुक रुक कर कहा। जी हाँ, हंस, विशाल भारत और दूसरी कई हिंदी मासिक पत्रिकाएं हमारे यहाँ आती हैं। अगर आपको अपनी किसी कहानी पर विश्वास हो कि उसके आधार पर अच्छी फिल्म बन सकती है तो हमें ज़रूर भेजिए, बशर्ते कि वो छप चुकी हो। अगर किसी अन्य लेखक की कोई रचना पसंद आए तो वो भी भेजिए। हम उत्तम से उत्तम साहित्य को फिल्माना चाहते हैं। खिड़की के बाहर स्टूडियो के अहाते में शूटिंग के लिए बनाया हुआ 2-2, 3-3 मंजिले मकानों का एक मोहल्ला दिखाई दिया। वो कपड़ों के साथ जड़ी हुई लकड़ी की चौखटें नहीं थीं जिन्हें मैं फिल्मों में आने के बाद देख देख कर उकता गया था। वो ईंट और गारे के पक्के मकान थे जिन पर छतें नहीं पड़ी थीं। उनकी अधूरी संपूर्णता दूर से देखने पर मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती थी। प्रभात फिल्म कंपनी के निर्माताओं के यथार्थवादी दृष्टिकोण का वो एक शानदार नमूना पेश कर रही थीं। आप स्टूडियो देखना चाहेंगे? शांताराम ने पूछा। कलकत्ता में न्यू थिएटर्स का स्टूडियो मैं देख चुका हूँ, इसलिए स्टूडियो देखने की मुझे खास ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। आपके दर्शन करके मुझे आशा से अधिक प्रसन्नता हुई है। मुझे यूँ लगा जैसे मैं एक पवित्र जगह पर बैठा हूँ। मुझे गर्व हो रहा था जैसे वो भी शांति निकेतन या सेवाग्राम का ही एक भाग था। ऐसे महान व्यक्ति का फिजूल बातों में वक्त खराब करना मुझे अपराध सा लगने लगा। ये था प्रभात स्टूडियो और उसकी आत्मा वी शांताराम से मेरा पहला परिचय। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 4 साल बाद उनकी नई फिल्म मैं कितने चाव और ऊंची आशाएं लेकर देखने गया था। कालिदास की सर्वोत्कृष्ट रचना और शांताराम जैसे निर्देशक का दिग्दर्शन, और किसी को क्या चाहिए था। पर मेरी सब आशाएं खाक में मिल गईं। ऐसा लगा जैसे किसी ने पहाड़ की चोटी से मुझे नीचे पटक दिया हो। कला की सब कदरों और कीमतों पर जैसे छुरी सी फेर दी गई हो। संस्कृत का मुझे बचपन से शौक रहा था और अभिज्ञान शाकुंतलम को मैं कोमल अनुभूतियों का खजाना मानता हूँ। शांताराम जैसा निर्देशक उसे इतना खुरदुरा और भद्दा बनाकर पेश करेगा, दिल मानने को तैयार नहीं होता था। कहीं ये कोई दूसरा शांताराम तो नहीं है। मेरी आत्मा व्याकुल हो उठी। गर्मी और गंदगी के मारे मैं पहले से परेशान था, अब तो सारी भूख और प्यास भी जाती रही। अगले रोज़ जब मैं फिरोज शाह मेहता रोड पर पंजाब नेशनल बैंक से पैसे निकलवा रहा था तो मैंने देखा कि साथ की खिड़की पर ही खद्दर का कुर्ता पैजामा पहने चेतन आनंद खड़े हैं। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मैं और चेतन आनंद इकट्ठे पढ़े थे। भले ही वो मुझसे 2 साल पीछे थे, हम अच्छे दोस्त थे। अंग्रेजी में कविता लिखने और नाटक वगैरह खेलने का हम दोनों का शौक था। दोनों ही को कॉलेज में खुशमजा और खुशमिजाज व्यक्तित्व का कहकर सराहा और बिगाड़ा जाता था। जब मैं विलायत रवाना हुआ तो चेतन देहरादून के एक स्कूल में अध्यापक थे। अचानक ही उन्हें बम्बई में देखकर आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी। चेतन ने बताया कि वो पढ़ाना छोड़कर फिल्म लाइन में आ गए हैं और इस समय 3-4 फिल्मों में हीरो है। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो नरगिस सबसे पहले चेतन के साथ हीरोइन बनकर आई थी। बैंक में खड़े खड़े ज़्यादा बातें नहीं हो सकती थी। चेतन ने दूसरे दिन हमें लंच पर बुला लिया। उन दिनों उनका घर बांद्रा में पाली हिल पर था। उस पहाड़ी को देखकर हमारे चेहरों पर रौनक आ गई। ऐसा लगा जैसे किसी हिल स्टेशन पर आ गए हों। बम्बई शहर के नज़दीक इतनी खूबसूरत पहाड़ियाँ भी हैं, ये हमें पहली बार पता चला। पहाड़ी की ढलान पर बना चेतन का घर बेहद सुंदर पहाड़ी बंगलों जैसा था। ऊपर की छत पर उसका एंग्लो इंडियन मालिक खुद रहता था। चेतन ने बताया कि वो बड़ा ही रंगीन मिजाज और अलबेला नवयुवक है। सारा दिन वो अपने यार दोस्तों के साथ बियर पीता है, बैंड बजाता है और नाचता है। जितनी देर हम चेतन के यहाँ बैठे रहे, ऊपर लकड़ी की छत पर नाचने की आवाज़ आती रही जो हिल स्टेशन की तस्वीर को और मुकम्मल करती थी। उस एंग्लो इंडियन का नाम वरनान था। 3 साल बाद देश की आज़ादी आई और बदले हुए हालात के अनुसार अपने आप को ढालने में वो बिल्कुल असमर्थ रहा। उसका घर बिक गया और फाकों की नौबत आ गई। कुछ साल बाद मैंने उसे चेतन की ड्राइवरी करते देखा। अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसका लड़का नोएल जवान हो गया है। चेतन की फिल्म हकीकत में वो असिस्टेंट कैमरामैन था और 2-1 बरसों में पूरा कैमरामैन बन जाएगा। देखने में वो भी अंग्रेज ही लगता है, पर पिता को हिंदुस्तानी बनने में जितनी दिक्कत हुई थी उसे नहीं हुई। मेरे दिल में उसके लिए बड़ा प्यार है। चेतन के साथ गप्पे लड़ाते हुए चला कि युद्ध के दौरान फिल्मी दुनिया में बड़ी ज़बरदस्त तब्दीलियाँ आई हैं। अब केवल स्टूडियो के मालिक ही फिल्में नहीं बनाते और न ही अभिनेता या निर्देशक की तनख्वाह लेकर काम करते हैं।
फिल्मों की मांग बहुत बढ़ गई है, इसलिए खुद फिल्म बनाने के बजाय मालिक स्टूडियो को किराए पर देकर ज़्यादा पैसे कमा सकता है। एक एक स्टूडियो में दिन रात लगातार 8-8, 10-10 फिल्मों की शूटिंग होती है। निर्माता सेठों से रुपया लेता है और निर्देशक कहानीकार, कलाकारों और तकनीशियनों से ठेका करता है। हर किसी को छूट है कि एक साथ जितने निर्माताओं की फिल्मों में चाहे काम करे। ठेके पर काम करके एक लोकप्रिय कलाकार महीने में 30-40 हज़ार तक कमा सकता है। सहगल की आमदनी इस समय हमसे भी ज़्यादा है, जबकि न्यू थिएटर्स में काम करके उनको मुश्किल से 4-5 हज़ार मिलते थे। कलाकारों की गुड्डी आसमान पर चढ़ गई है, क्योंकि उनके नामों को ही देखकर फाइनेंसर निर्माताओं को रुपया देते हैं और फिल्म बिकती भी स्टारों के सिर पर ही है। इसको स्टार सिस्टम कहते हैं। ये बातें हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ रही थीं और न अब तक पड़ी हैं, पर यह ज़रूर सुनकर खुशी हुई कि सभ्य समाज में अब फिल्मों को उतनी बुरी नज़र से नहीं देखा जाता जितना लड़ाई से पहले देखा जाता था। अच्छे अच्छे घरों के लड़के लड़कियां फिल्मों में आ रहे थे। कृष्णचंद्र, उपेंद्रनाथ अश्क, सादत हसन मंटो, भगवती चरण वर्मा, जोश मलिहाबादी, सागर और कई अन्य चोटी के लेखक जो पहले कभी लिखने से कमाई की उम्मीद नहीं कर सकते थे, अब बम्बई में बस गए थे और फिल्मों के लिए कहानियां और गाने लिखकर हज़ारों रुपए कमा रहे थे। कृष्णचंद्र भी हमारे कॉलेज के ज़माने के साथी थे। वैसे हम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े थे और वो FC कॉलेज में पढ़ते थे। एक बार उन्होंने ही मुझे खुद बताया था कि मेरी कहानियां पढ़कर ही उन्हें कहानीकार बनने का ख्याल आया था। इसमें कोई शक नहीं कि मेरे विलायत जाने से पहले उन्होंने उर्दू में इतना नाम नहीं कमाया था जितना मैं हिंदी में पैदा कर चुका था। 2 फरलांग लंबी सड़क उनकी पहली कहानी थी, जिसके लिए उन्हें बहुत प्रशंसा मिली थी। पर चेतन ने बताया कि लड़ाई के दिनों में उन्होंने बेहिसाब लिखा है और उर्दू साहित्य में प्रमुख स्थान हासिल कर लिया है। बंगाल के अकाल के बारे में लिखे उनके उपन्यास अन्नदाता ने तहलका मचा दिया है। इंग्लैंड में मैंने पूरे 4 साल कुछ भी नहीं लिखा था, पर अपने आप को साहित्यकारों में गिनने का मुझे अब भी चाव था। ये सोचकर हौसला हुआ कि अगर कोई और काम न बना तो शायद फिल्मों के लिए कहानियां लिखकर रोजी कमाने लायक हो जाऊंगा। अभिनेता बनने का मुझे उस वक्त ख्याल नहीं आया था और मैं फिल्मों को दूर दूर से ही देख रहा था, जैसे उनके साथ मेरा कोई सरोकार ही ना हो। चेतन यार, तुम तो कहते हो फिल्मों ने तरक्की की है, लेकिन शांताराम की फिल्म देखकर तो मुझे तरट्टी चौड़ का एहसास हुआ है। चेतन हंस पड़े और वही समझदारी वाली मुद्रा बनाकर कहने लगे, ये शांताराम ने बॉक्स ऑफिस फिल्म बनाई है। दम्मो और मैं हैरान होकर उनकी तरफ देखते रह गए। ये शब्द फिल्मों के सिलसिले में हमने पहली बार सुना था। ये पता नहीं था कि आगे जाकर इस मनहूस शब्द से रोज वास्ता पड़ेगा। क्या मतलब? मैंने पूछा। मतलब ये कि अब फिल्मों की कामयाबी की शर्त उनका कलात्मक स्तर नहीं है, बल्कि ये है कि वे पैसा कितना बनाती हैं। शकुंतला कलात्मक दृष्टिकोण से चाहे घटिया हो, पर व्यापारिक दृष्टि से खूब कामयाब है। बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। लेकिन पहले भी तो शांताराम की फिल्में चलती ही थीं, मैंने कहा। अब उतनी कामयाबी के साथ कुछ नहीं बनता। फिल्मों की लागत बहुत बढ़ गई है और उसके साथ लोगों की रुचि भी बदल गई है। वो गंभीर, दुखांत और आदर्शवादी फिल्में नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं मनोरंजन, नाच गाने, हंसी खेल। तुम्हारा मतलब है कि न्यू थिएटर्स की फिल्मों से मनोरंजन नहीं होता था? मध्यम वर्गीय पढ़े लिखे लोगों का ज्यादा होता था, आम जनता का कम, और एक ही तरह की फिल्मों को बार बार देखकर तंग भी आ गए थे। न्यू थिएटर्स और प्रभात ने केवल दुखांत की लकीर पकड़ी हुई थी और उनकी फिल्मों की चाल भी सुस्त थी और गाने भी सुस्त थे। इसमें शक नहीं है कि फिल्म को पहले से ऊंचे स्तर पर ले आए थे, पर यह भी मानना पड़ेगा कि समाज की बुनियादी हकीकतों को उन्होंने दिलेरी के साथ कभी नहीं छुआ था। वो भावुकता बहुत ले आते थे, जिससे लोगों को एक रस्ता महसूस होने लगी थी। इस परिस्थिति का लाहौर के एक प्रोड्यूसर ने लाभ उठाया। उसने लोकगीतों के आधार पर गीतों की सरल धुनें बनवाई जो लोगों की जबान पर फौरन चढ़ जाती थीं, और कहानियां भी ऐसी ढूंढी जो लोगों को खुशियों भरे मनोरंजक संसार में ले जाएं। सुंदर लड़कियां, चटकीले नाच, रोमांस, शरारत, थोड़ी सी अश्लीलता और नग्नता। ये नया फॉर्मूला सबसे पहले पंचोली साहब की खजांची में प्रकट हुआ और इस फिल्म को बेहद लोकप्रियता मिली। इसकी देखा देखी इसी तरह और भी फिल्में बनने लगी। न्यू थिएटर्स और प्रभात दोनों की फिल्मों का भट्टा बैठ गया। शांताराम ने वक्त की ज़रूरत को समझते हुए प्रभात से रिश्ता तोड़ लिया और बम्बई आ गए, और एक स्वतंत्र निर्माता के रूप में पांव जमाने का यही एक रास्ता था, जनता की मांग को सामने रखकर पिक्चर बनाना। इसीलिए उन्होंने शकुंतला का कथानक चुना, क्योंकि उसमें ज़रूरत के मसाले आसानी से बिना बदनामी के भरे जा सकते थे।
ये ठीक है कि कालिदास के साथ अन्याय हुआ है, पर कितने लोगों ने मूल नाटक पढ़ा है? मुझे ये दलील वजनी नहीं लगती, मैंने कहा। मैं जानता हूं और काफी हद तक मैं तुमसे सहमत भी हूं, चेतन ने कहा, पर इस लाइन में आदमी को कारोबारी होना ही पड़ता है। अब अगली फिल्म डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी में शांताराम ने अपनी मर्जी का यथार्थ और प्रगतिवादी विषय चुना है। मेरे ख्याल में तो शांताराम की समझबूझ की दाद देनी चाहिए, पर एक बार आत्मा को धोखा देने से वो कमजोर नहीं हो जाती, मैंने कहा। इस लाइन में आदर्शवाद की ज्यादा गुंजाइश नहीं है, चेतन ने हंसकर जवाब दिया। फिल्म खजांची का जिक्र सुनकर दम्मो ने मेरी तरफ देखा था। हमें याद आया जब इस फिल्म के गीत रेडियो पर बजाने के लिए हमारे पास पहले पहले लंदन पहुंचे थे तो हमारे सारे कर्मचारी उन्हें सुनकर हंस हंस कर दोहरे हुए जा रहे थे। उनमें हिंदुस्तानी और यूरोपियन संगीत का हद से ज्यादा ओछा और बेजोड़ मिश्रण था। एक गीत तो हमें खासतौर पर बेसुरा और हास्यास्पद लगा था। पंछी जा पीछे रहा है बचपन मेरा, उसको जाकर ला। हमने इन रिकॉर्डों को एक तरफ रख दिया था। किसी अंग्रेजी साथी के सामने इन्हें बजाने की हमारी हिम्मत नहीं होती थी। हमारे दिलों पर आर.सी. बड़ाल और पंकज मलिक के सुंदर गीतों की छाप थी। सहगल, कानन बाला, केसी डे और उमा शशि की आवाज के हम दीवाने थे। सहगल के लिए मेरी श्रद्धा लंदन जाकर और भी बढ़ गई थी। उनके हर गीत में, हर गजल में सुंदरता का कोई न कोई नया छोर मिलता ही रहता था और मन को मुग्ध कर देता था। मैंने बड़ी मेहनत से बीबीसी की लाइब्रेरी में सहगल के गीतों को शामिल करवाया था और अंग्रेज अधिकारी सहमत हुए थे कि सचमुच वो ऊंचे दर्जे का संगीत है। पर देखते देखते हिंदुस्तान से खजांची जैसे और भी रिकॉर्ड धड़ाधड़ आने लगे थे और फौजी भाइयों की तरफ से भी ज्यादा से ज्यादा उन्हीं की फरमाइशें आती थीं। देश से दूर होने के कारण हमने इस तब्दीली को सिर्फ मौसमी बुखार ही समझा था। उसके इनकलाबी होने का अनुमान हम नहीं कर सके थे। तुम क्या ख्याल लेकर फिल्मों में आए हो? मैंने चेतन से पूछा। आहा, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, चेतन ने कहा। मेरा एक्टिंग करने का कोई इरादा नहीं है। मैं एक मौलिक यथार्थवादी फिल्म बनाना चाहता हूं जिसका नाम होगा नीचा नगर। यह हमारे देश के आर्थिक वर्गों की मुठभेड़ की कहानी होगी, जिसमें मैं किसी किस्म का बॉक्स ऑफिस समझौता नहीं करूंगा। आजकल मैं उसकी कहानी पर काम कर रहा हूं। पर तुमने तो कहा था कि इस लाइन में कारोबारी होने की जरूरत है। अगर शांताराम जैसे डायरेक्टर को समझौता करना पड़ा है तो क्या तुम्हें नहीं करना पड़ेगा? मैं इस नई परिस्थिति को एक चैलेंज के रूप में देखता हूं बलराज। तुम और मैं दोनों ही साहित्य और नाटक के क्षेत्र में सच्ची यथार्थवादी कला का अध्ययन कर चुके हैं। उसका अपना एक व्यापक आकर्षण होता है, उसकी अपनी एक तकनीक है। लोग अपने जीवन को सही और सच्चे रंगों में देखने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। अगर फिल्मसाज उस भूख को मिटाने की क्षमता रखता हो तो नाच गाने, चटनियां, मसाले जरूरी नहीं रहते। चेतन ने ये एक ऐसी बात कही थी जिसके साथ मैं खुद पूरी तरह सहमत था। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी मैं अपनी आंखों से एक बार देख चुका था। गर्मी की छुट्टियां थीं, मैं लाहौर से पिंडी गया हुआ था। पता चला कि रोज सिनेमा में, जिसका उद्घाटन रूपर्ट ऑफ हैंडसा के साथ हुआ था, प्रभात फिल्म कंपनी की पिक्चर दुनिया न माने लगी हुई थी। मैं फिल्म देखने चला गया। मैं पहले कह चुका हूं कि सभ्यता के नाते उस समय पिंडी एक पिछड़ा हुआ शहर था। मुझे यकीन नहीं था कि पब्लिक उस फिल्म को जरा भी पसंद करेगी, पर हॉल खचाखच भरा हुआ था। 5 आने और 10 आने वाली सीटों पर वही पठानी किस्म के मुसलमान बैठे हुए थे जो अपनी जहालत और अक्खड़ता के लिए मशहूर हैं। फिल्म में एक जगह शांता आप्टे, जिसकी शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध एक बूढ़े आदमी से कर दी जाती है, अपने प्रोफेसर अंग्रेज कवि लॉन्गफेलो की कविता टेल मी नॉट इन मॉर्नफुल नंबर्स, लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम पूरी की पूरी गाकर सुनाती है। काफी लंबी कविता है ये, पर दर्शकों का 10वां भाग भी अंग्रेजी नहीं समझता था। मुझे डर लगा कि कहीं सारा का सारा हॉल सीटियां बजाता हुआ उठ न खड़ा हो, पर ऐसा नहीं हुआ। लोग बड़ी खामोशी और अदब के साथ कविता सुनते रहे, जिसका उन्हें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। उसकी भावना को वो समझ गए थे और उसके लिए उनके दिल में कद्र थी। चेतन कह रहे थे, इस समय आजाद प्रोड्यूसर अस्तित्व में आया है। इस अस्थिर सी परिस्थिति की आशावादी संभावनाएं भी हैं। इस समय अच्छे, सुशिक्षित और प्रगतिशील लोग अगर हिम्मत करें तो फिल्म इंडस्ट्री को पहले से कहीं अधिक यथार्थवादी मोड़ दे सकते हैं। अगर इस मौके का फायदा नहीं उठाया गया तो मैदान पूरी तरह सस्ती फिल्में बनाने वाले मनोरंजनवादियों के हाथों में चला जाएगा। हम बड़े ध्यान से चेतन की उत्साहपूर्ण बातें सुनते रहे। उस उत्साह में हम स्वयं कितने शरीक हो सकते हैं हमें पता नहीं था।
हम 4 साल देश के बाहर बिता कर आए थे। समय एक जगह खड़ा नहीं रहता और लड़ाई का ज़माना कोई साधारण ज़माना नहीं होता। देश के जीवन के साथ फिर एक होने के लिए हमें बहुत सी टूटी हुई तारें जोड़नी पड़ेंगी। हमारे पीछे अकेले बंगाल में ही 20 लाख आदमी चावलों को तरस तरस कर मर गए थे, जबकि पुडिंग बनाने के लिए लंदन में चावल मिल जाते थे जहां चावल पैदा नहीं होते। ऐसी घटनाएं प्रभाव डाले बिना नहीं रहती। हमारा पहला कर्तव्य था रावलपिंडी जाना और अपने परिवार से मिलना, और जब फिर पोठोहार की पहाड़ियां दिखाई दी तो हमें वतन वापस आने का असली यकीन हुआ। उस समय किसे पता था कि हम वतन को पहली बार ही नहीं आखिरी बार भी देख रहे हैं। किसे पता था कि उससे भी और एक दूसरे से भी सदा सदा के लिए बिछुड़ जाने की घड़ी सिर पर मंडरा रही है। बाज नसीबा न पानी पीता बुके भर, कौन सा इनू आंखें इंज नहीं इंज।